यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहे हैं उन सबके लिए कैसे हैं आप सब लोग बेटा? ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस आज की क्लास में हम लोग जो है वो करने वाले हैं हमारे कंप्लीट बिजनेस स्टैटिक्स, जो हमारा यूनिट नंबर 5 है, बिजनेस स्टैटिक्स एंड रिसर्च मेथड की, यूनिट नंबर 5 पेपर नंबर 2 कॉमर्स की। तो इसके एमसीक्यूज आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। अगर बात करता हूं अपने पहले तो टॉपिक का, तो यूनिट नंबर 5 के अंदर हमने पूरे सिलेबस को जो है वो 16 चैप्टर्स के बीच में जो है वो डिवाइड किया था। 16 चैप्टर हमने इसके बनाए थे, तो जिसके अंदर सबसे पहले इंट्रोडक्शन का था, फिर सेटल टेंडेंसी हो गया, फिर डिस्पर्सन का, स्क्यूनेस कर्टसीज का, कोरिलेशन, रिग्रेशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, रिसर्च का, और आपका डेटा कलेक्शन, सैंपलिंग, टेस्ट ऑफ सैंपलिंग, और इसके अंदर फिर आपका टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस, जेड लार्ज सैंपल टेस्ट, स्मॉल सैंपल टेस्ट, और फिर हमने काई स्क्वायर, नॉन पैरामीट्रिक और रिपोर्ट राइटिंग। तो ये कंप्लीट जो है वो हमारा क्या था, सिलेबस था। तो 16 चैप्टर जो है वो इसके अंदर हमने देखे, ओके, और हमने किया था इनको। तो रिवीजन वीडियोस मैं उम्मीद करता हूं आपने लगा लिया होगा। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले, इस पूरी यूनिट के ये 16 चैप्टर के 251 क्वेश्चंस को जो है वो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अंदर प्रीवियस की भी काफी क्वेश्चन मैंने डाले हैं, प्लस में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है वो भी इनको कर दिए हैं। तो एग्जाम में जाने से पहले कम से कम 2 बार आप ये वीडियो जो है वो जरूर लगा के जाइएगा, आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है इससे। ओके, हाँ जी सर। तो 251 जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमने हर तरह के क्वेश्चन जो है वो डाले हैं। हमने इसके अंदर जो है वो मैचिंग वाले क्वेश्चन भी डाले हैं, असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन भी डाले हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन डाले हैं, और जो फ्लैट क्वेश्चंस हैं, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं, वो भी हमने डाले हैं। ओके, तो हर वैरायटी के क्वेश्चन जो है वो आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। ओके जी सर, तो इसको आप लगाइए। ओके, और लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा। अगर आप लोग भी अपकमिंग जो एग्जाम होना है जून 2022 के अंदर, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग उसके लिए ऑनलाइन बैच प्रोवाइड करवाते हैं। हमारे ऑनलाइन बैच के अंदर हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं पेपर नंबर 1 प्लस में पेपर नंबर 2 कॉमर्स, एज वेल एज जिनका पेपर नंबर 2 मैनेजमेंट है, उन दोनों का हम कोर्स प्रोवाइड करवाते हैं। हमारे कोर्स में मिलेगा आपको दोनों पेपर की वीडियो लेक्चर, प्लस में दोनों पेपर का स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी में, कलर्ड बुक्स है, आपके होम एड्रेस के ऊपर आएगा। अगर आप हमसे कोर्स बाय करते हैं तो इस तरीके की किताबें जो है वो आपको मिलेंगी। ये सारी की सारी जो है वो कलर्ड बुक्स हैं, सेपरेट बुक्स हैं, 10 पेपर 1 का, 10 पेपर 2 का, तो ये आपके एड्रेस पे आएगा। प्लस में आपको मिलेगा रिवीजन करने के लिए रिवीजन के वीडियो, और प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस के एमसीक्यूज। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो नीचे हमने नंबर दिया हुआ है, इसके ऊपर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके जी सर, चलो अब शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चंस को। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो कमेंट करके बताइएगा, ओके, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि उनको भी जो है वो इस क्वेश्चन सेशन का जो है वो बेनिफिट मिल सके। ओके जी सर, चलो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। चलिए तो शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चंस को। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन जो आ रहा है वो है ये, बोलता है इफ ऑन एन एवरेज 2 कस्टमर अराइव एट द शॉपिंग मॉल। अगर मान लीजिए कि 2 कस्टमर जो है वो आते हैं कहां पे, शॉपिंग मॉल में, पर मिनट, हर एक मिनट के अंदर 2 कस्टमर आते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इन ए गिवन मिनट एग्जैक्टली 3 कस्टमर विल अराइव। तो बताइए कि 1 मिनट में 3 कस्टमर के आने की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। तो इस केस के अंदर आपका जो है वो रूल लगा है, कौन सा, पॉइसन प्रोबेबिलिटी रूल। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि 2 कस्टमर पर मिनट आते हैं, तो मीन जो है वो आपका कितने, 2 है। ओके, अब अगर मान लीजिए अपने को प्रोबेबिलिटी निकालनी है कितने की, 3 की, तो यहाँ पे जो है वो पॉइसन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला है वो होता है क्या, कि पी के इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एम इंटू में एम के अपॉन में के फैक्टोरियल। तो इसके हिसाब से हमने सोल्व किया, तो आंसर हमारा आ गया क्या, 0.1804। तो ये फॉर्मूला जो है ये आपको क्रैम करना पड़ेगा। तो इसमें तीनों के अंदर पॉइसन हो गया, नॉर्मल हो गया, बाइनोमियल हो गया, तीनों के फॉर्मूला जो है वो जरूर लर्न करके जाना। ओके जी सर, तो फर्स्ट का जो आंसर बैठता है आपका, डेट इज द फर्स्ट। चलो जी आगे, सेकंड क्वेश्चन है, ये मैचिंग का क्वेश्चन था। इसके अंदर आपको जो है वो कुछ थ्योरम दे रखी है, थ्योरम ऑफ एडिशन, थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन, कंडीशन प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम, और इनके फॉर्मूला दे रखे हैं। तो इनको जो आपस में क्या करना है, मैचिंग करना है। तो ये सबसे पहला फॉर्मूला जो है ये है आपका बेस थ्योरम का। सेकंड जो फॉर्मूला है ये है जी आपका कंडीशन प्रोबेबिलिटी का। थर्ड जो फॉर्मूला है ये है जी आपका थ्योरी ऑफ मल्टीप्लिकेशन का, और जो फोर्थ फॉर्मूला है ये है जी आपका थ्योरी ऑफ एडिशन का। तो सेकंड का जो आंसर बनेगा डेट इज द सेकंड। चलो जी आगे, बोलता है इन ए मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, कौन सा, मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इंडिकेट द रिलेशनशिप अमंग द मीन, मीडियन एंड मोड। तो मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमारा जो रिलेशनशिप होता है वो क्या होता है, वो होता है मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 मीन माइनस में मीडियन। ये अपना जो है वो इक्वेशन होती है। अब इसके बेस पर हमने जो है वो सोल्व करके देख लिया। तो आपको बताना था इनमें से कौन सा इंडिकेट करता है रिलेशनशिप अमंग द मीन, मीडियन एंड मोड। तो इसको आप सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा ये, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस में 2 मीन। तो मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन बोले तो सेकंड ऑप्शन। तो थर्ड का हो गया सेकंड। ये इक्वेशन होती है, इसको लर्न करके जाइएगा।
आगे, गुडनेस ऑफ फिट ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन इज टेस्टेड बाय, जो आपका ये होता है गुडनेस ऑफ फिट, तो इसको जो है हम टेस्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट एक अपना chi-square, उसके थ्रू हम लोग जो है वो ये चीज को जो है वो क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। तीन चीजें होती है जिनको हम लोग टेस्टिंग करते हैं। ओके, तो इनमें से एक है कौन सा, गुडनेस ऑफ फिट। तो गुडनेस ऑफ फिट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो टेस्ट किया जाता है बाय द किसके द्वारा, chi-square। आगे, इन ए सर्वे के अंदर पीपल आर चूज फ्रॉम क्लास फ्रेंड, लोगों को जो है वो सिलेक्ट किया गया कहां से, मतलब एक सर्वे करना था, उस सर्वे के लिए हमने जो लोगों को जो सिलेक्शन किया उनमें कौन कौन है, क्लास फ्रेंड हैं, नेबर्स हैं, हमारे पड़ोसी हैं, फॉर द पर्पस ऑफ नोइंग देयर प्रेफरेंस फॉर अ सर्टेन ब्रांड ऑफ द सॉफ्ट ड्रिंक इज एन एग्जांपल ऑफ। तो बताइए क्या है, तो ये जो है वो है आपका कन्वीनियंस सैंपलिंग। हमने बेसिकली क्या किया, अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग हमने चेक किया कि हमको जहां से इजी डेटा अवेलेबल हो गया ना, हमने उन लोगों को जो है वो क्या कर लिया, सर्च कर लिया। ओके, तो ये किस तरह की सैंपलिंग मेथड है, ये है जी आपका कौन सा, कन्वीनियंस सैंपलिंग। तो यहाँ पे बेसिकली जब सर्वेयर जो है वो क्या करता है, अपने आसपास के लोगों से ही जो है वो डेटा कलेक्ट करने का काम कर लेता है ताकि उसको बाहर कहीं ज्यादा ना जाना पड़े। देन दैट सैंपलिंग मेथड इज नोन एज कन्वीनियंस सैंपलिंग। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी प्रॉब्लम विद द कंज्यूमर इंटरव्यू, कंज्यूमर इंटरव्यू से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो आपको बताने कौन कौन सी होती है। तो कंज्यूमर से जब आप इंटरव्यू करते हैं उसका, तो उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम आती है, एक तो ये है कि नॉन रैंडम सैंपल, ये मतलब कई बार क्या होता है कि रैंडमली जो है वो हम सैंपलिंग को सिलेक्ट नहीं कर सकते, कई बार थोड़े बायसनेस हो जाते हैं। और दूसरा जो है वो है क्या जी आपका रिस्पॉन्स बायसनेस, ये भी एक अपना जो है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि रिस्पॉन्स जो आते हैं हम उसको लेके भी जो है वो क्या होते हैं, बायस हो जाते हैं। दी आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम, ये कोई जो है कंज्यूमर इंटरव्यू से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो आंसर के अंदर जो आएगा वो क्या आएगा, ए एंड सी, बोले तो थर्ड ऑप्शन। चलो जी नेक्स्ट, सर्वे इंस्ट्रूमेंट यूज टू असेस द कस्टमर परसेप्शन ऑफ द सर्विस क्वालिटी, कौन कौन से ऐसे सर्वे इंस्ट्रूमेंट को हम लोग जो है वो बेसिकली क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ये चार हैं, ये इनको जो है वो हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, क्या करने के लिए, असेस करने के लिए कस्टमर की परसेप्शन ऑफ द सर्विस क्वालिटी। तो ये तो आपको क्रैमिंग करना पड़ेगा, तो लर्न कर लीजिएगा एक बार। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, बी सी डी ई। आगे, when sampling is done without replacement, जब सैंपलिंग जो है वो की जाती है कैसे, विदाउट रिप्लेसमेंट। दो तरीके से करते हैं, एक करते हैं विद रिप्लेसमेंट, जिसके अंदर जो यूनिट आपने सिलेक्ट करी, ठीक है, तो उसको बाद में आप दोबारा जो है वो उसमें डाल देंगे। जैसे मान लीजिए अगर हमने जो है वो 52 पत्तों में से एक कार्ड निकाल लिया, तो इसको हम बाद में दोबारा क्या कर देंगे, प्लेस कर देंगे। लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट के अंदर उसको दोबारा से प्लेस नहीं करते। तो अगर सैंपलिंग की जाती है विदाउट रिप्लेसमेंट, देन स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन जो है उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, तो उसका फॉर्मूला रहता है स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अंडर रूट n इंटू में अंडर रूट n माइनस n अपॉन n माइनस 1, बोले तो सेकंड ऑप्शन। चलो जी आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा रिलेशनशिप ट्रू नहीं है इन द मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो उसमें बताना कौन सा रिलेशनशिप ट्रू नहीं है। तो मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की यहाँ पे बात की जा रही है, जहां पे एक ही मोड होता है आपका। ओके, तो वहां पे हमारी इक्वेशन ये होती है, आपको अभी पहले भी बताया मैंने, मीन माइनस में मोड इज इक्वल टू 3 मीन माइनस में मीडियन। ओके, इसके थ्रू हम लोग सोल्व करेंगे, तो सबसे पहला बनेगा मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 मीन माइनस में 3 मीडियन, फिर मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस में 2 मीन। तो देखो ये पहली इक्वेशन तो हमारी बैठ रही है, बोलो हाँ जी सर, ये पहली इक्वेशन तो हमारी सही बैठ रही है। उसके बाद अगर चेक करूंगा सेकंड इक्वेशन, ये देखो मैंने सोल्व कर ली इसको, ये भी सही बैठ रही है। थर्ड इक्वेशन जो है, अगर ये 3 मीडियन यही रह जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, मोड प्लस में 2 मीन, ये इक्वेशन सही बैठ रही है। लेकिन ये क्वाड्राइल डेविएशन वाली इक्वेशन जो है वो हमारे यहाँ पे सही नहीं बैठ रही है। तो आंसर जो बनेगा डेट इज द 4, आंसर क्या बनेगा, 4 बनेगा, ध्यान रखना। ओके, तो इनमें बताना था कि कौन सा ट्रू नहीं है मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन में। तो ऊपर वाले तीनों जो है वो सेट बैठते हैं इक्वेशन के अकॉर्डिंग, बट 4 जो है वो सही नहीं है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ द कोरिलेशन कोफिशिएंट, कोरिलेशन कोफिशिएंट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज जो है इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी कोरिलेशन कोफिशिएंट की जो है वो सही नहीं है, ये बताना है। तो देखो कोरिलेशन कोफिशिएंट डिपेंड करता है ओरिजिन पे, ये डिपेंड करता है, नहीं सर ये इंडिपेंडेंट होता है, तो ये भी जो है उसकी प्रॉपर्टी नहीं है। ये डिपेंड करता है स्केल पे, नहीं सर ये स्केल से भी क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। ये डिपेंड करता है दोनों पे, ओरिजिन पे स्केल से, नहीं सर ये दोनों से क्या होता है, इंडिपेंडेंट। ये इंडिपेंडेंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, यस होता है। ये इंडिपेंडेंट विद रिस्पेक्ट टू यूनिट ऑफ स्केल, यस होता है। तो आंसर आएगा क्या, ए बी एंड सी, ए बी सी बोल दो थर्ड ऑप्शन। मतलब कोरिलेशन कोएफिशिएंट की ये तीनों जो है वो प्रॉपर्टीज नहीं है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पोजिशनल एवरेज, आपको बताना है इनमें से कौन सा पोजिशनल एवरेज है। देखिए बेसिकली एवरेज के अंदर हम लोग सेंट्रल वैल्यू, एवरेज की मदद से हम लोग सेंट्रल वैल्यू जो है कंप्यूट करने का काम करते हैं। तो उसके अंदर आता है मीन, मीडियन, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, मोड, ये सब। तो इनमें बताना है कौन सा पोजिशनल एवरेज है,
ठीक है, जो पोजीशन के बेस पे। तो पोजीशन एवरेज जो है वो है एक तो आपका मीडियन जो कि बेसिकली मिड वैल्यू जो है हो जाता है, और एक है आपका मोड जो आपकी मॉडल वैल्यू हो जाता है, जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार अराइज होती है। तो आपके जो पोजीशन एवरेज है वो है जो कौन से, बी एंड सी, बोले तो आपका मीडियन एंड मोड। आगे, what is the probability that a randomly chosen card from a deck of card will either be a king or spade। आपको बताना प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अगर आपने एक रैंडमली कार्ड को चूज किया, ठीक है, या तो वो किंग हो या फिर वो क्या हो, स्पेड हो, तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो देखो किंग कितने हैं टोटल, 4, स्पेड कितने हैं, स्पेड के पत्ते हैं कितने, 13। ओके, तो आपको ये बतानी है कि उनकी प्रोबेबिलिटी जो है वो कितनी होगी। सो नंबर ऑफ किंग एंड स्पेड कार्ड टेकन टुगेदर, अगर आप एक साथ लेके आते तो कितने हो गए, 16। सर 16 कैसे हो गए, ये तो 14, 4 प्लस में 13 तो कितने हो गए, 17 हो गए। लेकिन इन 17 के अंदर एक किंग वो भी तो है जो स्पेड वाला है, हाँ जी, तो उसको हमने माइनस कर लिया, तो रहेगी कितने, 16। ओके, तो अब यहां पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या होगी, मतलब एक कार्ड जो हम निकालेंगे, ठीक है, वो किंग का हो या स्पेड का, तो टोटल जो है वो कितने, 16, तो 16/52, 16/52, टोटल पत्ते कितने, 52, उसमें से प्रोबेबिलिटी फेवरेबल चांसेस कितने, 16, तो 16 फेवरेबल है अपॉन में टोटल नंबर ऑफ चांसेस कितने, 52। ओके, तो इसको सोल्व करेंगे, आंसर आएगा 0.3077, बोले तो फर्स्ट। चलो जी आगे, अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ रिसर्च इन ए प्रॉपर सीक्वेंस। ये आपको रिसर्च की स्टेज दे रखी है, इनको प्रॉपर सीक्वेंस के अंदर जो है वो क्या करना है, अरेंज करना है। देखो, जब हम रिसर्च करते हैं सबसे पहले हम लोग जो है वो क्या करते हैं, बस्टिंग करते हैं। बस्टिंग करने के बाद फिर हम जो है वो फील्ड वर्क करते हैं। फील्ड वर्क करने के बाद में फिर हम लोग जो है वो डेटा कलेक्शन करने का काम करते हैं। डेटा कलेक्ट करने के बाद फिर हम रिसर्च आउटकम निकालते हैं, और उसके बेस पर हम लोग जो है वो क्या करते हैं, रिपोर्ट राइटिंग का काम करते हैं। तो आंसर जो बनेगा 13 का वो क्या बनेगा, ए। आगे, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है किसका, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, वो क्या होगा, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो होता है √NP^4। आगे, मैचिंग करना था आपको, यहाँ पे दे रखिए बेस थ्योरम है, कंडीशन प्रोबेबिलिटी, थ्योरी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट एंड थ्योरम ऑफ एडिशन, तो इनको आपस में मैचिंग करना है। तो ये तो सीधा फ्लैट क्वेश्चन है, तो इसमें बेस थ्योरम का ये आपका फॉर्मूला हो गया, ओके, और कंडीशन प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हो गया आपका ये, थ्योरम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का जो है वो फॉर्मूला है आपका ये, और थ्योरम ऑफ एडिशन का फॉर्मूला ये। तो आंसर जो बनेगा 15th का, डेट इज 4। चलो जी 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ कंप्रेस्ड डेटा। इनमें से कौन सा कंप्रेस्ड डेटा का एग्जांपल नहीं है, वो है डेटा एरे। ये कंप्रेस्ड डेटा का एग्जांपल नहीं है। आगे, रिग्रेशन कोफिशिएंट इंडिपेंडेंट होता है चेंज ऑफ किससे, देखो कोरिलेशन कोफिशिएंट दोनों से इंडिपेंडेंट होता है, चेंज ऑफ ओरिजिन से भी, चेंज ऑफ स्केल से भी, और रिग्रेशन कोफिशिएंट जो है वो इंडिपेंडेंट होता है ओनली चेंज ऑफ ओरिजिन से, नॉट स्केल। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, बी ओनली, सेकंड। आगे, आपको अलग अलग टेस्ट दे रखे हैं, जेट टेस्ट है, एनोवा है, काइस्केर है, ये क्रूसल वॉली टेस्ट है। तो इनको बताना है कि किस किस सिचुएशन में हम लोग यूज करते हैं। तो जेट टेस्ट की अगर बात करें तो लार्ज सैंपल टेस्ट है, हाँ जी, तो जेट टेस्ट जो है वो मैचिंग करेगा किससे, ये टेस्टिंग सिग्निफिकेंस और डिफरेंस बिटवीन एवरेज टू लार्ज साइज सैंपल ग्रुप। एनोवा की अगर बात करें तो एनोवा जो है उसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं डिफरेंस इन द मीन वैल्यू ऑफ मोर देन 2 सैंपल ग्रुप। काइस्केर टेस्ट जो है ये एक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है अपना। तो काइस्केर जो है इसमें हम क्या, इसको हम यूज करते हैं क्या करने के लिए, इसको हम लोग जो है वो इस्तेमाल करते हैं टेस्ट करने के लिए सिग्निफिकेंस ऑफ द एसोसिएशन बिटवीन 2 एट्रीब्यूट्स में। और जो क्रूसल वॉली टेस्ट है ये भी आपका नॉन पैरामीट्रिक नेचर का टेस्ट है। इसमें हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं डिफरेंस इन द मीन वैल्यू ऑफ मोर देन 2 सैंपल ग्रुप। तो आंसर जो बना 18th का, डेट इज 2143, बोले तो सेकंड। चलो जी, बोलते थे सम टोटल ऑफ द वैल्यू ऑफ 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल है, एक है x और एक है t, इज इक्वल फॉर ऑल द ऑब्जर्वेशन। मतलब अगर दो एक सीरीज है, एक x है और एक t है, इन दोनों का जो जोड़ है ना वो हमेशा क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो बताना है उस केस में वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है वो क्या होगा। तो वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट कोरिलेशन जो है वो क्या होगा, -1 होगा, परफेक्टली नेगेटिव होगा। वो कैसे, देखो मैंने ये लिया, एक तो ले लिया डिसेंडिंग ऑर्डर में, एक असेंडिंग ऑर्डर में, 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5, दोनों का जो जोड़ है वो कितना है, 5 और 1 6, 4 2 6, 3 3 6, 2 4 6, 5 1 5 6। ओके, तो ये कंडीशन हमारी पूरी हो गई है। क्या बोलता है, सम टोटल जो है वैल्यू होता है 2 वेरिएबल x एंड t इज इक्वल टू इक्वल, वो हमेशा जो है वो क्या है, इक्वल है सभी ऑब्जर्वेशन पे, चाहे फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ले लो, सेकंड ले लो, थर्ड ले लो, फोर्थ ले लो, फिफ्थ ले लो, हर केस में कितना है, 6 है। तो वैल्यू जो है यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का x और t के अंदर वो क्या होगा, वो होगा परफेक्टली नेगेटिव। क्योंकि आप देख लो एक जितने से बढ़ रहा है दूसरा उतने से ही जो है वो क्या हो रहा है, कम। मतलब इस तरीके से आप इसको जो है वो देखोगे तो ये परफेक्टली जो है वो क्या होगा, इन दोनों में रिलेशन जो है वो परफेक्टली क्या है, नेगेटिव है।
ये एक से देखो, एक से कम हुआ, ये एक से बढ़ा, ये फिर एक से कम हुआ, ये फिर एक से बढ़ा, ये फिर एक से कम हुआ, ये फिर एक से बढ़ा, ये फिर एक से कम हुआ, ये फिर एक से बढ़ा। तो इसको बोलते हैं आप लोग क्या, परफेक्टली नेगेटिव। बोले तो सेकंड। आगे, विच टू ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर नॉट केपेबल ऑफ एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट। इनमें से कौन सा मेजर जो है सेंट्रल टेंडेंसी का, उसके बेस पर आप एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, कौन सा ऐसा है? तो वो है जी आपका मीडियन एंड मोड। ये दो ऐसे हैं जिनके बेस पर हम आगे फर्दर कोई एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। मीन के बेस पर बहुत सारी चीजें होती हैं, हार्मोनिक मीन के बेस पर होती है, ज्योमेट्रिक मीन के बेस पर होती है, बट मीडियन और मोड के बेस पर हम आगे फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट के लिए उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो आंसर आएगा क्या, बी एंड डी। बोल तो थर्ड। आगे, which of the following is a known random method of selected sample from a given population। इनमें से कौन सा जो है वो क्या है, नॉन रैंडम मेथड है, किसका, सैंपल का। नॉन रैंडम सैंपलिंग मेथड जो है वो कौन सा है? तो सर्टिफाइड रैंडम सैंपलिंग है, सिस्टमेटिक रैंडम सैंपलिंग है, मल्टी स्टेज रैंडम सैंपलिंग है। कोटा सैंपलिंग जो है ये आपका क्या है, नॉन रैंडम मेथड ऑफ सैंपलिंग है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकम्प्लीट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। इनमें से कौन सा जो है वो क्या है, इनकम्प्लीट नेचर का एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन है। तो इनकम्प्लीट नेचर का एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन जो है वो क्या है, वन ग्रुप बिफोर आफ्टर डिजाइन, थर्ड। आगे, विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। आपको ये चार स्टेटमेंट दे रखे हैं, इनमें से बताना कौन से दो स्टेटमेंट जो है वो क्या है, ट्रू है। पहला, द सम ऑफ द डेविएशन फ्रॉम द मीन। अगर आप डेविएशन निकालते हो किसकी मदद से, मीन की मदद से, इग्नोरिंग द एल्जेब्रिक साइन इज ग्रेटर देन द सम ऑफ द डेविएशन फ्रॉम द मीडियन। बिल्कुल सही बात है। अगर हम जो है वो डेविएशन निकालते हैं मीन से, तो वो हमेशा उसका जो सम आएगा वो क्या आएगा, ज्यादा आएगा अगर आप डेविएशन निकालोगे किससे, मीडियन से। दूसरा, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो इंडिपेंडेंट होता है चेंज ऑफ ओरिजिन स्केल से। नहीं सर, ये गलत है। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं होता दोनों से। आगे, इन ए सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मीन डेविएशन इक्वल 4/5 ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन। बोलता है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन डेविएशन जो है, मीन डेविएशन इज इक्वल टू किस, क्या होता है, 4/5 स्टैंडर्ड डेविएशन। बिल्कुल सही बात है, ये भी एकदम करेक्ट है। आगे, इन ए सिमेट्रिकल एंड द बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन क्वाड्रल डेविएशन इज 1/3 होता है, नहीं सर 2/3 होता है। तो ये आपका गलत हो गया। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा आपका, ए एंड सी, सेकेंड ऑप्शन। तो 23rd का सेकेंड। आगे, फॉर कैलकुलेटिंग पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी, अगर आपको कंप्यूट करनी है क्या, पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी। एक होती है प्रायोरी प्रोबेबिलिटी, उसके बाद होती है कौन सी, पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी, जिसको बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अंडर स्टैटिस्टिकल डिपेंडेंस। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। आपको ये इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल है। तो इसके वजह से आपको क्या करना है, आपको बताना है कि इसको अरेंज करना है। ओके, सीक्वेंस के अंदर बताना है कि पहले क्या होगा देन फिर क्या होगा। ओके, तो ये बोल रहे हैं, गिवन द इंफॉर्मेशन दैट द आर्बिट्ररी इवेंट आर अकर्ड, अरेंज द फॉलोइंग। आपको क्या करना है, अरेंजमेंट करना है इन इंफॉर्मेशन को इन द सीक्वेंस ऑफ द रिक्वायरमेंट एज पर द बेस थ्योरम। ओके जी सर। तो सबसे पहले जो है वो क्या होगा, ओरिजिनल प्रोबेबिलिटी का एस्टिमेट निकालोगे, बी। ओरिजिनल प्रोबेबिलिटी का एस्टिमेट निकाल लिया आपने, उसके बाद में फिर आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालोगे, ए। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालने के बाद अब आप इनकी क्या निकालोगे, जॉइंट प्रोबेबिलिटी निकालोगे, प्रायोरी प्रोबेबिलिटी का भी और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। और लास्ट में फिर आप जो है वो क्या करते हैं, आर्बिट्रेरी इवेंट करेंगे विद प्रोबेबिलिटी 0 एंड फॉर विच कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आर आल्सो नोन, सी। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, बी ए डी सी। बी ए डी सी बोलते हो फोर्थ। आगे, विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। आपको ये चार स्टेटमेंट दिए, इनमें से बताना कौन से दो स्टेटमेंट जो है वो क्या है जी आपकी, ट्रू है। पहला, स्क्यूनेस स्टडी करता है द फ्लैटनेस और द पीकनेस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। स्क्यूनेस ये बताता है, नहीं सर, स्क्यूनेस जो है वो मेजर करता है किसको, सिमेट्री को। तो ये तो आपका गलत हो गया जी। फिर बोलते हैं पॉजिटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो स्ट्रेच मोर टू द राइट। बिल्कुल सही बात है, पॉजिटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसका स्ट्रेच जो है वो ज्यादा किस तरफ होता है, राइट की तरफ। ये एकदम जो है वो क्या है, करेक्ट है। ओके, फिर बोलता है ऑन द बेसिस ऑफ द एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड फॉर मॉडली सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कैन बी मेजर्ड बाय 3 मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय द स्टैंडर्ड डेविएशन। ये बिल्कुल सही है। और लास्ट, इफ मीन इज ग्रेटर इज लेस देन मोड द डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉजिटिवली स्क्यूड। नहीं सर, अगर मीन लेस देन मोड है तो वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नेगेटिवली स्क्यूड होता है। तो ये भी आपका गलत हो गया। तो आपका जो सही है वो है बी एंड सी, बोले तो सेकंड ऑप्शन। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है वो क्या है जी, फॉल्स है। तो पहला, when value of correlation coefficient is 1 the two regression line coincide। ऐसा होता है क्या, अगर when value of correlation coefficient 1 होती है, ठीक है, तो दोनों रिग्रेशन में coincide होती है, जी बिल्कुल होती है। दूसरा, regression coefficient are independent of the change of origin and of scale। regression coefficient किसकी बात हो रही है, रिग्रेशन। क्या रिग्रेशन जो है वो दोनों से इंडिपेंडेंट होता है, नहीं सर, रिग्रेशन कोएफिशिएंट जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन होता है बट नॉट ऑफ स्केल। तो ये आपका गलत हो गया। आगे,
दो स्टेटमेंट दे रखिए, इनके बेस पे बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी रॉन्ग है। टी टेस्ट एंड एफ टेस्ट आर बेस्ड ऑन द आइडेंटिकल अजम्पशन। बोलता है टी टेस्ट और एफ टेस्ट जो है दोनों आइडेंटिकल अजम्पशन के ऊपर बेस्ड है। देखिए दोनों स्मॉल सैंपल के टेस्ट है और दोनों की अजम्पशन जो है मोर और लेस क्या है, सेम है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट तो करेक्ट है। स्टेटमेंट टू बोलता है टी टेस्ट इज यूज फॉर कंपैरिजन बिटवीन टू ग्रुप, जबकि एफ टेस्ट को यूज करता है कंपैरिजन बिटवीन मोर देन टू ग्रुप। जी बिल्कुल, ये कंडीशन भी क्या है, सही बात बोल रहे हैं। तो आंसर आएगा क्या, ए, बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। आगे 28 स्टेटमेंट फर्स्ट बोलता है अर्थमेटिक मीन इज एन ऑल पर्पस एवरेज। बोलता है अर्थमेटिक मीन जो है वो ऑल पर्पस एवरेज है। बिल्कुल सही बात है, हर एक चीज के लिए जनरली हम लोग जो है अर्थमेटिक मीन को यूज करते हैं। फिर मीडियन और मोड आर कॉल्ड पोजिशनल एवरेज। बिल्कुल, ये भी अभी हमने पढ़ा है दोनों के दोनों, क्योंकि मीडियन बताएगा मिड वैल्यू और मोड बताएगा मॉडल वैल्यू। तो दोनों बातें सही है, बोले तो ए, बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा। इनमें से कौन सा सेकेंडरी डेटा का सोर्स नहीं है, कौन सा नहीं है। इंटरव्यू जो है वो क्या है, प्राइमरी डेटा है, सेकंड डेटा का सोर्स नहीं है। क्वेश्चन है, प्राइमरी डेटा का सोर्स है। ऑब्जर्वेशन प्राइमरी डेटा है। अनपब्लिश्ड थीसिस ये सेकंड डेटा है। एनुअल रिपोर्ट सेकंड डेटा है। तो आपको पता है इनमें से कौन सा सेकेंडरी डेटा का सोर्स नहीं है, मतलब कौन सा प्राइमरी है बेसिकली। तो ये तीनों जो है वो आपके प्राइमरी है। आंसर आएगा ए, बी एंड सी। फोर्थ, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपको कोवेरियंस दे रखा है एक्स वाई में, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है एक्स सीरीज का, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है वाई सीरीज का, नंबर ऑफ पेयर ऑब्जर्वेशन दे रखा है। इसकी बेस पर निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन वाई। तो कोवेरियंस एक्स वाई दे रखा है ये -17.8 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स दे रखा है 6.6 और स्टैंडर्ड डेविएशन वाई दे रखा है 4.2। आप इसको सोल्व करेंगे, आंसर आएगा -0.642 बोले तो फर्स्ट। आगे, What is the probability that sum of the outcome on a pair of dice is equal to 8? आपको बताना है क्या प्रोबेबिलिटी होगी डेट सम ऑफ द आउटकम जो होगा ऑन ए पेयर ऑफ डाइस वो इक्वल आए किसके, 8 के। ठीक है, तो टोटल की अगर मैं बात करता हूं ना, टोटल के अंदर अपने को 36 ऐसे पेयर बनेंगे दो डाइस के। जैसे पहला होगा 1 1, ठीक है, दूसरा होगा 1 2, तीसरा होगा 1 3, एंड सो ऑन चलता रहेगा। ओके, ये कब तक चलेगा, 6 6 तक। ओके, तो टोटल मिला के कितने पेयर बनेंगे, 36। अब आपको बताना है प्रोबेबिलिटी बतानी है सम ऑफ आउटकम ऑन द पेयर ऑफ डाइस इज इक्वल टू 8, जिनका सम जो है वो क्या 8 के बराबर है। वो कितने होंगे, ये 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2। तो टोटल ये कितने हो गए, 5 पेयर। ओके, इन 5 पेयर का जो सम आएगा वो किसके बराबर होगा, 8 के बराबर। ओके, तो अब इनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। टोटल जो है वो कितने, 36, और फेवरेबल आउटकम कितने जाते हैं, 5। तो जो आपका यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो निकलेगी वो क्या है, 5/36 बोले तो सेकंड। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसीडर्ड एज अ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। इनमें से कौन सा जो है वो क्या है, नॉन पैरामीट्रिक नेचर का टेस्ट है। तो पहला ये मैन विटने यू टेस्ट नॉन पैरामीट्रिक है, क्रूसल वॉलिस टेस्ट नॉन पैरामीट्रिक है, एफ टेस्ट ये तो पैरामीट्रिक है, टी टेस्ट पैरामीट्रिक है, काई स्क्वायर ये भी नॉन पैरामीट्रिक है। तो आंसर आएगा क्या, ए बी एंड ई। ए बी ई बोले तो फर्स्ट। आगे, अर्थमेटिक मीन जो है 10 आइटम का वो कितना है, 50। अगर हर आइटम में 5 को क्या किया जाए, इंक्रीज किया जाए, तो बताओ नया अर्थमेटिक मीन क्या होगा। देखिए अर्थमेटिक मीन जो है वो कितना 50 है। अगर हर आइटम को 5 से हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। ठीक है, अगर एवरेज के अंदर आने वाले हर आइटम को इक्वल अमाउंट से जो है वो क्या करते हैं, बढ़ाते हैं घटाते हैं, तो उसका सेम इंपैक्ट पड़ता है किसके ऊपर, मीन के ऊपर भी। तो मैंने लिखा इफ ईच आइटम इज इंक्रीज बाय 5, तो एवरेज जो है वो भी बढ़ जाएगा किससे, 5। तो नया जो एवरेज निकल के आएगा वो क्या आएगा आपका 55 सेकंड। बहुत बार करवाए भी हुए हैं क्वेश्चन। आगे, फॉर ए वेरी लार्ज पॉपुलेशन द रेशियो जो है बिटवीन द स्टैंडर्ड एरर एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन इज 8:40। तो सैंपल साइज बताना आपको। देखो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन का फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में √n। तो √n इधर आ गया तो यहां क्या आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो कितना है जी अपना 40, स्टैंडर्ड एरर कितना है 8। ओके, तो अब यहां पे जो है इसको निकालोगे, √n किसके बराबर आ गया, 5 के। अब ये √, अगर आपको खत्म करना है तो यहाँ पे क्या होगा, स्केलिंग हो जाएगा। तो n इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो आंसर आएगा सेकंड। आगे, इफ 2 रिग्रेशन कोफिशिएंट आर, अगर 2 रिग्रेशन कोफिशिएंट लाइन है, ठीक है, जैसे एक है bxy और ये है byx। ओके, 2 रिग्रेशन कोफिशिएंट लाइन है, -0.8 और -0.2। तो वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बताना है। देखो वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैसे निकलता है, r इज इक्वल टू √bxy इंटू byx। तो आप इसका सोल्व करोगे तो ये आएगा जी आपका ये 0.4 माइनस का 4th।
आगे आगे माइनस का क्यों है, तो आपको पहले भी मैंने बताया भी हुआ है काफी बार कि जो रिग्रेशन लाइन, रिग्रेशन कोफिशिएंट और जो आपका कोरिलेशन कोफिशिएंट, उन सबके साइन जो है वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो ये अगर माइनस में है तो इसका जो रिग्रेशन कोरिलेशन जो आएगा वो भी क्या होगा, माइनस के अंदर होगा। आगे आपको यहाँ पे दे रखा है कैली कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, बाउरेक कोफिशिएंट मेजर ऑफ स्क्यूनेस एंड कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। इनको आपस में इनको जो है वो क्या करना है, मैचिंग करना है। ओके, तो पहला जो फॉर्मूला है वो है कार्ल पियर्सन का, ये सेकंड जो फॉर्मूला है ये है बाउले का, और जो थर्ड फॉर्मूला है वो है किसका, कैली का। तो 36 का आएगा फर्स्ट। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द सैंपलिंग थ्योरी आर करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सैंपलिंग थ्योरी से रिलेटेड जो है वो क्या है, करेक्ट है, वो आपको जो है वो बतानी है। ओके, तो पहली हम पढ़ते हैं। पहली जो है वो क्या बोलती है, वैल्यू जो है ऑफ द स्टैटिस्टिकल मेजर बेस्ड ऑन द सैंपल यूनिट, सैंपल के बेस पर जो आप स्टैटिस्टिकल मेजर जो निकालते हो, मतलब सैंपल का मीन, सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन, सैंपल का पॉपुलेशन, तो वो उसको बोलते हैं क्या, स्टैटिक्स। ये बिल्कुल सही है। फिर बोलता है इन द सिंपल रैंडम सैंपलिंग टेक्निक एलिमेंट ऑफ द पॉपुलेशन एंड द यूनिट ऑफ सैंपल आर डिफरेंट, क्या अलग अलग होते हैं, नहीं सर, दोनों सेम होता है, तो ये तो गलत हो गया आपका। फिर बोलता है स्नोबॉल सैंपलिंग टेक्निक जो है इज ए प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैंपलिंग थ्योरी है, स्नोबॉल जो है वो प्रोबेबिलिटी बेस्ड है, नो सर, नॉन प्रोबेबिलिटी वाला होता है। फिर बोलता है लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी एंड द लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर आर द मेन बेस ऑफ द सैंपल टू बिकम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि लॉ ऑफ इनर्शिया लार्ज नंबर यही तो बोलता है जितना सैंपल साइज जो है वो क्या होगा, ग्रेटर होगा, उतना ही वो रिजेंबल करेगा किसको, पॉपुलेशन को। तो आंसर आएगा क्या, फर्स्ट एंड 4, बोले तो बी। आगे असाइनमेंट ऑफ द न्यूमरल्स टू द ऑब्जेक्ट टू रिप्रेजेंट देयर एट्रीब्यूट इज नोन एज, जब आप जो है असाइन करते हो नंबर्स को, ऑब्जेक्ट को नंबर्स के साथ में जो है वो क्या करते हो, असाइन करते हो। ओके, तो वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो रिप्रेजेंट करता है किसको, हमारे नॉमिनल डेटा को। ए ग्राफ ऑफ द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड, जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो ग्राफ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ओगिव, फ्रीक्वेंसी ओगिव। In the case of classification of data, the class having its upper limit is treated as the lower limit of its next class is called, उसको क्या बोलते हैं, जब जो है वो पिछली क्लास की अपर लिमिट को अगली क्लास की लोअर लिमिट ट्रीट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जी हम लोग के एक्सक्लूसिव क्लास। सी द फॉर्मूला टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ क्लासेस गिवन बाय द स्टर्ज रूल इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग, स्टर्ज रूल के हिसाब से जो फॉर्मूला जो है अपना, जिसके अंदर हम लोग जो है डिटरमाइन करते हैं नंबर ऑफ क्लास, उसका फॉर्मूला जो है वो क्या है, तो फॉर्मूला होता है ये ए। आगे दो आपको स्टेटमेंट दे रखी है, असर्शन बोलती है क्या, ए रीजनेबल साइज सैंपल ड्रोन रैंडमली फ्रॉम लार्ज साइज पॉपुलेशन कंटेन ऑलमोस्ट ऑल द कैरेक्टरिस्टिक व्हिच एग्जिस्ट इन द पॉपुलेशन। क्या ये बात सही है जी, बिल्कुल बात सही है, क्योंकि अगर एक रैंडमली एक रैंडम साइज सैंपल जो होगा, जो आप लार्ज साइज पॉपुलेशन जो आपने सैंपल को सिलेक्ट किया, तो जनरली हम एज्यूम करते हैं कि वो सैंपल वही सेम कैरेक्टरिस्टिक होंगे जो पॉपुलेशन में होंगे, तो ये बात एकदम करेक्ट है। रीजन बोलता था थ्योरी ऑफ सैंपलिंग इज बेस्ड ऑन द टू इंपोर्टेंट लॉ ऑफ स्टैटिस्टिक्स, एक है लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी, एक है लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर। ये बात भी बात एकदम सही है, लेकिन दोनों बातों का आपस में कोई लेना देना नहीं है, तो आंसर जो आएगा 42 का, डेट इज द बी। 43 बोलता है द एब्सोल्यूट वैल्यू जो है ऑफ द डिफरेंस बिटवीन एन अनबायस्ड एस्टिमेट एंड द कोरस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन पैरामीटर इज कॉल्ड सैंपलिंग एरर। जी बिल्कुल सही है, सैंपलिंग एरर यही तो होता है। फिर बोलता है मल्टी स्टेज सैंपलिंग इज द रिस्ट्रिक्टेड नॉन प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैंपलिंग मेथड, तो मल्टी स्टेज सैंपलिंग जो है वो नॉन प्रोबेबिलिटी बेस्ड होता है, नहीं सर वो प्रोबेबिलिटी बेस्ड है, तो ये जो है वो क्या हो गया, गलत हो गया। तो 43 का जो है वो आएगा क्या, सी, जिसमें स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है बस स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। चलो जी आगे, प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा इनटू अ न्यू ऑर्डर इज कॉल्ड, डेटा को अरेंज करना नए ऑर्डर में, तो उसको क्या बोलता है, उसको बोलता है सीक्वेंसिंग करना। आगे असर्शन दे रखी है, ए रीजनेबली लार्ज साइज सैंपल ड्रॉ रैंडमली फ्रॉम ए गिवन पॉपुलेशन कंटेन ऑलमोस्ट ऑल द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशन। अगर आप जो है एक मिनट रुको, ये जो क्वेश्चन था ना इसको सही करो यार, मेरे मन में आ रहा था बारी बारी, इसका ए आएगा, इसको सही कर लीजिएगा प्लीज, जो आपका क्वेश्चन नंबर 42 है इसका ए आएगा, क्योंकि ऊपर बोल रहा है अगर एक लार्ज साइज सैंपल, लार्ज साइज पॉपुलेशन जो होगी उसमें से अगर आप सैंपल को लोगे ना तो उसमें वो सारे कैरेक्टरिस्टिक होंगे जो पॉपुलेशन में होंगे, ये बात सही है, ठीक है, ये हमारा बेसिक प्रॉपर्टी भी होती है। और इसके पीछे का जो मेन मोटिव है वो यही होता है कि इसके पीछे काम करती है कौन सी, द थ्योरी ऑफ सैंपलिंग बेस्ड ऑन द टू इंपोर्टेंट लॉ, एक है लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी और एक है लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर, इनकी वजह से ये फीचर निकल के आता है, तो ए आएगा। चलो
अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 45 पे। ये क्या बोलता है? बोलता है ए रीजनेबली लार्ज साइज सैंपल जो आपने ड्रॉ किया रैंडमली फ्रॉम ए गिवन पॉपुलेशन कंटेन ऑलमोस्ट ऑल द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशन। बिल्कुल सही बात है। फिर बोलता है एज पर द सैम्पलिंग थ्योरी द असर्शन इज बेस्ड ऑन ओनली ऑन द लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर। ये बात भी सही है। तो आंसर जो आएगा इसका 45 का वो क्या आएगा जी? ए is true and R as per the sampling theory is also fully true। चलो, इफ द पॉपुलेशन इज हेट्रोजीनियस, बोलता है अगर पॉपुलेशन जो है वो हेट्रोजीनियस नेचर की है, ठीक है, तो कौन से प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड को आप इस्तेमाल करोगे? तो अगर पॉपुलेशन आपकी हेट्रोजीनियस नेचर की होती है तो वहां पे आप बेसिकली स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग मेथड को क्या करते हो? सिलेक्ट करते हो। डी। आगे, द प्रोसेस ऑफ थोरोली चेकिंग द कलेक्टेड डेटा टू एंश्योर ऑप्टिमल क्वालिटी लेवल इज रेफर टू एज। जो प्रोसेस होता है जिसमें थोरोली हम चेकिंग करते हैं कलेक्टेड डेटा को एंश्योर करने के लिए ऑप्टिमल क्वालिटी लेवल, उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या? वैलिडेशन। आगे, टू शो द ट्रेंड फॉर ए वेरिएबल विच वन ऑफ द प्रेजेंटेशन मेथड इज यूज। अगर ट्रेंड को जानने के लिए हम लोग जो है बेसिकली लाइन ग्राफ को क्या करते हैं? यूज करते हैं। आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेकेंडरी डेटा कलेक्शन। इनमें से कौन सा सेकेंडरी डेटा कलेक्शन का ऑब्जेक्टिव नहीं है? तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना ये ऑब्जेक्टिव है, बेटर डिफाइन द प्रॉब्लम ये है, इंटरप्रेट करना प्राइमरी डेटा मोर इनसाइटफुली ये भी है, लेकिन टेस्ट द हाइपोथेसिस ऑफ द रेलिवेंट प्रेजेंट प्रॉब्लम ये अपने सेकेंडरी डेटा कलेक्शन का ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो आंसर आएगा 49 का बी। The law of statistics which says moderately large number of items chosen at random from a large group possess the characteristic of the large group is referred to। इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या? लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर। बोले तो सी। आगे, द डिफरेंस बिटवीन द सैंपल स्टैटिक्स एंड द कोरस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन पैरामीटर इज। जो सैंपल स्टैट और पॉपुलेशन पैरामीटर के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सैंपलिंग एरर। आगे, सैंपल डिजाइन इन्वॉल्व। सैंपल डिजाइन के अंदर जो है वो क्या क्या आएगा? तो सैंपल डिजाइन के अंदर जो है वो जब आप सैंपल डिजाइन बनाते हो बेसिकली तो उसके अंदर सबसे पहले आप लोग जो है वो देखते हो टाइप ऑफ यूनिवर्स। टाइप ऑफ यूनिवर्स के बाद फिर हम जो है वो सैंपलिंग यूनिट को सेट करते हैं। करने के बाद फिर हम जो है सोर्स लिस्ट देखते हैं कौन कौन सी है। उसके बाद में फिर हम लोग जो है वो क्या करते हैं? साइज ऑफ सैंपल का सिलेक्शन करते हैं और फिर लास्ट में हम लोग जो है वो सैंपलिंग प्रोसीजर लगाते हैं। तो सैंपल डिजाइन के अंदर बेसिकली ये सीक्वेंस बनती है 3 1 4 2 5। तो 3 1 4 2 5 बोल दो सी। आगे, स्टर्ज रूल इज यूज्ड टू फाइंड आउट डायरेक्टली। स्टर्ज रूल को इस्तेमाल करते हैं क्या करने के लिए? स्टर्ज रूल को इस्तेमाल करते हैं हम लोग नंबर ऑफ क्लासेस को निकालने के लिए इन द कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। ए। आगे, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन इज वेरी क्लोज। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मीन जो है वो वेरी क्लोज है टू द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। व्हेन, कब इसके जो है वो ज्यादा क्लोज होता है? तो ये क्लोज होता है अगर आपकी पॉपुलेशन जो है वो नॉर्मली क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड है। ए। Which of the following is not a restricted। इनमें से कौन सा रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैंपलिंग टेक्निक नहीं है? इनमें से कौन सी रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैंपलिंग टेक्निक नहीं है जिसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती? तो वो है सिंपल रैंडम सैंपलिंग। बी। क्लासिफिकेशन ऑफ द रिस्पोंडेंट ओनली ऑन द बेस ऑफ द जेंडर। जेंडर के बेस पर आपने जो है रिस्पोंडेंट को क्लासिफाई करा तो ये क्या है? तो इसको बोलते हैं हम लोग नॉमिनल स्केल। बी। Which of the following is a non random method of selected sample from the population। इनमें से कौन सा नॉन रैंडम मेथड है? सैंपलिंग का नॉन रैंडम मेथड जो है वो कौन सा है? तो नॉन रैंडम के अंदर देखो स्ट्रेटिफाइड सिस्टमेटिक क्लस्टर ये सारे रैंडम सैंपलिंग मेथड है। जो कोटा सैंपलिंग है ये आपका नॉन रैंडम मेथड है। दिस स्टैटिस्टिकल स्टडी बिगिन होती है विद द कलेक्शन ऑफ डेटा एंड एंड विद। स्टैटिस्टिकल स्टडी स्टार्ट होती है बिगिन विद द कलेक्शन से। सबसे पहले डेटा का क्या करते हैं? कलेक्शन। और सबसे एंड में जो है वो क्या करते हैं? हम डेटा के बेस पर जो हम इंटरप्रिटेशन निकालते हैं। सी। स्टैटिस्टिकल डेटा आर यूज्ड फॉर नोइंग अबाउट द प्रोग्रेस इन द। स्टैटिस्टिकल डेटा को इस्तेमाल करते हैं प्रोग्रेस जानने के लिए। किसमें? टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, इंपोर्टेंट एक्सपोर्ट। आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ दिस। क्योंकि इनके लिए हम लोग जो है पूरी की पूरी पॉपुलेशन को हम रेफर नहीं कर सकते, इसीलिए हम लोग जो है वो क्या करते हैं? स्टैटिस्टिकल डेटा के बेस पर, मतलब सैंपल के जो स्टैटिस्टिक्स होते हैं ना, सैंपल का मीन, सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन, उसके बेस पर हम लोग जो है वो क्या करते हैं? डिसीजन मेकिंग का काम करते हैं। आगे, कंसीडर द गिवन स्टेटमेंट द कंक्लूजन ऑब्टेन स्टैटिस्टिकली आर यूनिवर्सली ट्रू। मतलब ये स्टेटमेंट क्या है? अगर आपने कोई कंक्लूजन निकाला स्टैटिस्टिक्स के बेस पर तो क्या वो हमेशा ट्रू रहेगा? नहीं सर, ऐसा नहीं है। अगर आपका सैंपल सही नहीं है तो नेचुरल बात है उसकी जो सैंपल की जो स्टेट है वो पॉपुलेशन से मैच नहीं करेंगे। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? फॉल्स। नेक्स्ट, ए स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन हैज टू पास थ्रू इन विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। किस सीक्वेंस के थ्रू जो है पास होते हैं? ओके, इनका सीक्वेंस है वो आपको बताना है कि कैसे कैसे होता है। तो सबसे पहले होता है प्लानिंग। प्लानिंग करने के बाद फिर हम जो है वो एडिटिंग करते हैं और प्रेजेंट करते हैं डेटा को। फिर डेटा का एक मिनट रुको,
सबसे पहले तो हो गया जी आपका प्लानिंग, प्लानिंग के बाद इंटरप्रिटेशन। फोर और फाइव लास्ट में यही बनेगा जी इसका, तो 61 का सबसे पहले प्लानिंग, प्लानिंग बाय एडिटिंग, प्लानिंग के बाद कलेक्शन, कलेक्शन करने के बाद फिर एडिटिंग होगी, फिर हम लोग जो है वो क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे और फिर इंटरप्रिटेशन करेंगे। ये आएगा जी इसमें, ये सीक्वेंस ये है इसका, सही कर लीजिएगा 61 का। चलो आगे। डेटा इज ओरिजिनल इन करेक्टर एंड इज जनरेटेड बाय सर्वे कंडक्टेड बाय द इंडिविजुअल और द रिसर्च इंस्टीट्यूशन। कौन सा ऐसा डेटा होता है, तो वो होता है जी प्राइमरी डेटा। तो प्राइमरी डेटा इज ओरिजिनल होता है करेक्टर में और जनरली जनरेट किया जाएगा बाय द सर्वे कंडक्टेड बाय द इंडिविजुअल या फिर रिसर्च इंस्टीट्यूशन। आगे, सिस्टमेटिक सैंपलिंग इज यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। सिस्टमेटिक सैंपलिंग को हम इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, तो जो आपका सिस्टमेटिक सैंपलिंग जो होती है उसको हम लोग जो है वो इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के लिए। तो इसका आंसर जो आएगा वो क्या है, सॉरी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के लिए। तो सिस्टमेटिक जो सैंपलिंग है वो किसके अंदर आती है, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में। थर्ड है ओनली ये डी ऑप्शन। Dash technique is employed when the complete and up-to-date data list of the sampling unit is available in some systematic order। कुछ systematic order के अंदर वो कौन सी है, उसका बोलता है systematic sampling। 64 का C। सैम्पलिंग इज सिंपली द प्रोसेस, सैम्पलिंग जो है एक प्रोसेस है ऑफ लर्निंग अबाउट द पॉपुलेशन के बारे में जानने का एक प्रोसेस है ऑन द बेस ऑफ द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स एंड द पॉपुलेशन कोल्ड। उसको क्या बोलते हैं, तो उसका बोलते हैं जी सैंपल, मतलब पॉपुलेशन का वो पॉइंट जिसके बेस पर हम जो है डिसीजन मेकिंग करते हैं उसको क्या बोलते हैं, सैंपल बोलते हैं। इन डैश सिलेक्शन ऑफ द सैंपल आइटम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पर्सन मेकिंग द स्टडी। किसके अंदर जो है वो क्या होता है, मतलब सैंपल का सिलेक्शन जो वो इंडिपेंडेंट नेचर का होता है, तो वो होता है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में। When a researcher use a telephone directory, अगर रिसर्चर इस्तेमाल करता है सीधा किसको, टेलीफोन डायरेक्टरी को, टू सिलेक्ट द रिस्पॉन्सेज फॉर ए ओपिनियन पोल ही इज फॉलोइंग, तो बताइए वो क्या कर रहे हैं, तो वो बेसिकली जो कन्वीनियंट सैंपलिंग को यूज कर रहे हैं, क्योंकि टेलीफोन डायरेक्टली इजिली अवेलेबल है और उसने क्या किया कि ज्यादा मत्था ना मार के वो बोला कि यार एक काम करते हैं ना, टेलीफोन डायरेक्टरी में से नंबर मिल जाएंगे तो उन्हीं से कॉल करके पूछ लेते हैं, तो उसका बोलते हैं कन्वीनियंट सैंपलिंग। Which of the following statement is or are true about a population in statistics? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो क्या है जी, ट्रू है। किसके बारे में, पॉपुलेशन के बारे में इन स्टैटिक्स। ओके, तो वो बतानी है आपको। तो सबसे पहले बोलता है पॉपुलेशन जो है वो टोटल नंबर ऑफ आइटम एंड ऑब्जर्वेशन, बिल्कुल सही बात है। पैरामीटर जो है वो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं पॉपुलेशन के, हाँ जी पॉपुलेशन के पैरामीटर होते हैं। ईच यूनिट इन द पॉपुलेशन पोजेस सेम कैरेक्टरिस्टिक, नो सर, पॉपुलेशन के अंदर आने वाले जो हर यूनिट होती है उसके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, तो आंसर आएगा 1 and 2 ए। आगे, द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस विद विच इट इज असर्टेड दैट ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन लाइज विद इन द सर्टेन लिमिट इज नोन एज, उसको क्या बोलते हैं, उसका बोलते हैं लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, बी। शेड्यूल इज ए लिस्ट ऑफ क्वेश्चन, शेड्यूल जो है वो लिस्ट है क्वेश्चंस का, विच इज फिल इन बाय, शेड्यूल किसके द्वारा फिल इन की, शेड्यूल जो है फिल किया जाएगा एनुमरेटर के द्वारा, जबकि क्वेश्चनर जो है वो जो भेजा जाएगा वो फिल किया जाएगा इन्फॉर्मेंट देमसेल्फ। आंसर आएगा ए। स्टेट दैट अदर थिंग, कौन सा लॉ ऐसा है जो ये बोलता है कि इफ अदर थिंग्स बीइंग इक्वल एज अ सैंपल साइज इंक्रीज, जैसे सैंपल साइज बढ़ेगा तो रिजल्ट जो है वो ज्यादा रिलायबल होगा और क्या होगा, एक्यूरेट आएगा, तो वो होता है लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ अ लार्ज नंबर। सैंपल रिजल्ट इन ऑर्डर टू प्रोवाइड रिलायबल, सैंपल का जो रिजल्ट है वो क्या होगा, रिलायबल होगा एंड एक्यूरेट रिजल्ट आएगा, मस्ट कंफर्म टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट, तो वो उसमें क्या, उसमें मतलब सैंपल का जो रिजल्ट है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड रिलायबल, भाई आप कब बोलेंगे सैंपल का रिजल्ट जो है वो रिलायबल है और एक्यूरेट रिजल्ट दे रहा है, अगर वो जो सैंपल है वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता हो, सैंपल एडिक्वेट नेचर का हो और सैंपल होमोजेनिटी हो उसके अंदर। तो आंसर आएगा क्या आपका, एक मिनट को, एक मिनट, कहां गया वे, आंसर आएगा डी, ऑल ऑफ दीज। आगे, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग इज प्रेफर्ड व्हेन द पेरेंट पॉपुलेशन इज फाउंड टू बी, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग को हम लोग जो है वो यूज करते हैं कहां पे, अगर आप अपनी जो पॉपुलेशन है वो कैसी है, हेट्रोजीनियस नेचर की है, ए। आगे, अंडर डैश ओनली द फर्स्ट यूनिट, सिर्फ पहली यूनिट जो है ऑफ द सैंपल इज सिलेक्टेड एट रैंडम और रिमेनिंग उसी के बेस पर की जाती है, तो वो ऐसा कौन सा मेथड है, वो सिस्टमेटिक। जैसे मान लीजिए 50
वो था, तो 1 से 10 में से हमने रैंडमली सिलेक्ट किया, मान लो 5वां, तो फिर 11 से 20 के अंदर जो है वो कौन सा होगा, 15वां, 21 से 30 में कौन सा होगा, 25वां, 31 से 40 के अंदर कौन सा होगा, 35वां, और 41 से 50 के अंदर जो है वो कौन सा होगा, 45वां। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा जिसका, 74 का ए। आगे, सैम्पलिंग मेथड इज प्रूव टू बी बेटर मेथड ओवर सेंसस। सैम्पलिंग जो है वो सेंसस के मुकाबले में जो है वो अच्छा मेथड है, अंडर विच द फॉलोइंग कंडीशन। देखो सैम्पलिंग मेथड जो है मतलब अच्छा मेथड है, पूरी पॉपुलेशन को रेफर करने के बजाय सैंपल को यूज कर लो। ये किस चीज में हम बोलते हैं, मतलब कहां पे ये कन्वीनियंट है। तो पहला, अगर सैंपल साइज जो है वो इनफाइनाइट नेचर का है, ठीक है, सैंपल का साइज जो है वो क्या है, इनफाइनाइट नेचर का है, तो ठीक है, फिर आप सैंपलिंग के बेस पर जो है वो डिसीजन मेकिंग कर लो। दूसरा, व्हेन ईच यूनिट ऑफ पॉपुलेशन इज हेटेरोजीनियस, ऐसा नहीं सर, अगर हर यूनिट जो है वो होमोजीनियस है तो सही रहेगा वो। आगे, व्हेन अप्रोक्सीमेटेड रिजल्ट रिक्वायर्ड हो, मतलब एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं चाहिए, तो आप सैंपल के बेस पर काम कर सकते हो। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 1 और 3, बोले तो सी। आगे, बायस्ड एरर, ए टाइप ऑफ सैंपलिंग एरर में अराइज ड्यू टू, बायस एरर जो है वो अराइज होते किस वजह से, तो बायस एरर जो है वो आते हैं फॉल्टी सिलेक्शन ऑफ सैंपल से, फॉल्टी वर्क ड्यूरिंग द कलेक्शन, फॉल्टी मेथड ऑफ एनालिसिस, इन तीनों की वजह से। आंसर आएगा ऑल ऑफ अबव। आगे, द एरर प्रेजेंट इन बोथ द, जो एरर प्रेजेंट होता है बोथ द कंप्लीट एन्यूमरेशन सर्वे में एंड द सैंपल सर्वे में, वो कौन सा होता है, तो होता है नॉन सैंपलिंग एरर, बी। आगे, फिर बोलता है सैंपलिंग एरर जो है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा विद इंक्रीज इन सैंपल साइज। जैसे सैंपल साइज है वो क्या होगा, बढ़ेगा, तो वैसे सैंपलिंग एरर क्या होगा, डिक्रीज होगा। जबकि नॉन सैंपलिंग एरर जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, जैसे सैंपल साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा आपका ए। द मेथड ऑफ द स्ट्रेटम आर, मेथड जो है किसका, स्ट्रेटम का, वो क्या होता है, सिमिलर होता है टू ईच अदर एंड डिफरेंट फ्रॉम द मेंबर ऑफ अनदर स्ट्रेटम इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट इन द मेथड। तो जो स्ट्रेटिफाइड के अंदर बेसिकली जो मेंबर होते हैं ना स्ट्रेटम के, वो क्या होता है, सिमिलर होते हैं। ओके, किसके, एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, क्योंकि उसके अंदर हम लोग स्ट्रेटा बनाते हैं ना पॉपुलेशन के बेस पर। ओके, तो अलग अलग ग्रुप बना दिए, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से क्या होगा, अलग होगा, लेकिन एक ग्रुप के अंदर आने वाले जो लोग हैं वो एक दूसरे से क्या होंगे, सिमिलर होंगे, ठीक है ना। तो 79 का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ए। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर पार्ट ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, इनमें से कौन सा जो है वो पार्ट है किसका, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का। तो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के पार्ट में कौन कौन आएगा, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मीन भी आएगा, रेंज भी आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी आता है, तो आंसर आएगा डी। आगे, स्टैटिस्टिकल इंटरफेरेंस वाज द फॉलोइंग फॉर्म। स्टैटिस्टिकल इंटरफेरेंस जो है वो किस तरीके का होता है, स्टैटिस्टिकल इंटरफेरेंस जो निकल के आता है वो आपका पॉइंट एस्टिमेशन भी आता है और वो आपका इंटरवल एस्टिमेशन भी आता है। मतलब एग्जैक्ट एक पॉइंट भी आ जाएगा, जैसे मान लो 12 आपने मीन मून निकल लिया ऐसा कुछ, और या फिर आपका इंटरवल एस्टिमेशन आ जाएगा जिसके अंदर आप लोग क्या बनाते हो, रेंज बनाते हो, मतलब 0 से लेके 5 तक ऐसा कुछ। तो आंसर आएगा सी, बोथ 1 और 2। डैश इज द ग्रुपिंग ऑफ रिलेटेड फैक्ट इनटू वेरियस क्लास, क्या इसको क्या बोलते हैं, तो हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन जो है वो क्या होता है, ग्रुपिंग होता है रिलेटेड फैक्ट का इनटू वेरियस क्लास। आगे, द डिफरेंस बिटवीन द लोअर लिमिट एंड द अपर लिमिट ऑफ द क्लास इज नोन एज, अपर लिमिट और लोअर लिमिट का जो डिफरेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, क्लास इंटरवल। आगे, एक मिनट रुकना, ठीक है। आगे, इन ए क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में डेटा को क्लासिफाई किया जाता है किसके बेस पर, टाइम के बेस पर। आगे, व्हेन बोथ द लोअर एंड द अपर लिमिट आर कंसीडर्ड, जब दोनों के दोनों लिमिट को आप कंसीडर करोगे, विच क्लास आर कॉल्ड, तो सच क्लास आर कॉल्ड, तो उस क्लास को जो है हम क्या बोलते हैं, उस क्लास को बोलते हैं इंक्लूसिव, जब दोनों को हम लोग कंसीडर करते हैं। आगे, असर्शन दे रखिए, बोलता है अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स कंसिस्ट ऑफ एप्लीकेशन। अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम लोग जो है वो क्या करते हैं, स्टैटिस्टिकल मेथड्स को इस्तेमाल करते हैं किसके अंदर, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने में। बिल्कुल सही बात है। फिर बोलता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जो है वो होती है क्या करने में, जिसके बेस पर हम लोग जो है वो डिस्क्राइब करते हैं कैरेक्टरिस्टिक को। ये बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन दोनों का आपस में लेना देना नहीं है, तो आंसर आएगा बी। आगे, पर्सनल इंटरव्यू, ध्यान से सुनना क्वेश्चन को, क्या बोलता है, पर्सनल इंटरव्यू यूजुअली रिजल्ट इन मोर एक्यूरेट रिस्पॉन्स। पर्सनल इंटरव्यू के अंदर जो है रिस्पॉन्स होता है वो ज्यादा एक्यूरेट होता है, सही बात है। फिर बोलता है इन पर्सनल इंटरव्यू ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे पर्सनली जब एक इंटरव्यूअर जो है ना वो क्या करता है, गहनता से जांच कर सकता है, ठीक है, इंटरव्यू के रिस्पॉन्स को। तो बोलता है इन पर्सनल इंटरव्यूअर कैन प्रोब
more deeply into answers and if questions are not properly understood by exponent it can be clarified by the interviewer। इसीलिए बोलते हैं कि पर्सनल इंटरव्यू जो है वो यूजली कैसा होगा, वो ज्यादा एक्यूरेट रिस्पॉन्स होगा। तो आंसर आएगा क्या, ए। दोनों बातें एकदम सही है और रीजनिंग करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रही है। चलो जी आगे। अगला सेक्शन बोलता है प्राइमरी डेटा जो है इज ओरिजिनल करेक्टर। प्राइमरी डेटा जो है जनरली कैसा होता है, ओरिजिनल होता है करेक्टर में, यस। फिर बोलता है प्राइमरी डेटा इज वन विच इज कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ फॉर द पर्पस ऑफ इंक्वायरी। ये बात भी बिल्कुल क्या है, सही है। दोनों बातें सही है और रीजनिंग करेक्टली सेक्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। आगे, इन केस ऑफ रैंडम सैंपलिंग में लो ऑफ इनर्शिया लार्ज नंबर एंड लो स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी ऑपरेट। रैंडम सैंपलिंग के अंदर ये दोनों के दोनों जो है वो क्या होते हैं, ऑपरेट होते हैं। हाँ जी बिल्कुल होते हैं। फिर बोलता है द ग्रेटर इन द नंबर ऑफ आइटम इन द सैंपल, जितना ज्यादा ग्रेटर द नंबर ऑफ आइटम इन द सैंपल सिलेक्टेड रैंडम ग्रेटर विल बी द चांसेस, उतना ही जो है वो क्या होगा, ग्रेटर विल बी द चांस ऑफ सैंपल पोजेसिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द यूनिवर्स। तो दोनों बातें जो है वो क्या है, एकदम सही है। क्योंकि ऊपर वाले में क्या बोला, देखो बोलता है रैंडम सैंपलिंग के अंदर लो ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर एंड लो स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी ऑपरेट करते हैं, जी करते हैं। इसके पीछे का मतलब ये बात एकदम सही है। और रीजन में बोलता है कि जितना बड़ा सैंपल साइज होगा ना और उसको अगर रैंडमली अगर चूज किया जाएगा तो उतना ही वो यूनिवर्सल मतलब पॉपुलेशन को के क्या होगा, रिजेंबल करेगा। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, बट इनका दोनों का रिलेशन नहीं है, मतलब ये इसकी करेक्ट रीजनिंग नहीं है। तो आंसर आएगा बी। आगे असर्शन देखिए, बोलते हैं सैंपल जो है वो रिप्रेजेंटेटिव होता है एंटायर पॉपुलेशन का। बिल्कुल सही बात है, सैंपल जो है पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके। फिर बोलता है रीजन में ए सैंपल शुड हैव ऑल द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशन फ्रॉम वेयर इट इज टेकन। सैंपल के अंदर वो सारे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जहां से उसको लिया गया। ये बात भी बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। तभी तो उसको पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, यस। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 90 का ए। बोथ ए एंड आर ट्रू है एंड आर जो वो करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है किसको, ए को। आगे 91 असर्शन बोलता है पर्पस जो है ऑफ ए टेबल इज टू सिंप्लीफाई द प्रेजेंटेशन एंड फैसिलिटेट कंपैरिजन। टेबल का जो मेन पर्पस है वो क्या होता है, इसके अंदर हम लोग जो है वो क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं किसको, प्रेजेंटेशन को, एंड फैसिलिटेट करते हैं किसको, कंपैरिजन। असर्शन एकदम ओके। रीजनिंग बोलता है एक टेबल जो है वो एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है ऑफ द स्टैटिस्टिकल डेटा इन द रो एंड कॉलम। तभी तो वो क्या होता है, रो एंड कॉलम में उसको हम क्या करते हैं, डेटा को पहले अरेंज करते हैं, उसी के बेस पर टेबल जो है वो क्या होती है, सिंप्लीफाई होती है और प्रेजेंटेशन जो है वो क्या अच्छा प्रेजेंटेशन होती है और कंपैरिजन भी पॉसिबल होता है। तो दोनों बातें सही है एंड रीजनिंग करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो 91 का आएगा ए। आगे 92 द डेटा डेट वी कलेक्ट कैन ऑफन बी मोर इजिली अंडरस्टूड फॉर इंटरप्रिटेशन। जो डेटा को हम जो है वो क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, वो ज्यादा अंडरस्टैंडेबल होता है इंटरप्रिटेशन के लिए इफ इट इज प्रेजेंटेड ग्राफिकली और पिक्टोरियली। बिल्कुल सही बात है ये कि अगर डेटा को जो है वो ग्राफिकली प्रेजेंट करेंगे तो ज्यादा समझ में, जल्दी समझ में आता है, यस। फिर बोलते हैं डायग्राम एंड ग्राफ गिव विजुअल इंडिकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ग्रुपिंग ट्रेंड एंड पैटर्न इन द डेटा। ये बात भी बिल्कुल सही है, डायग्राम जो है वो इन सब चीजों को शो करता है, बट दोनों बातों का मतलब रीजनिंग जो है वो करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रही है। तो आंसर आएगा इसका बी। आगे असर्शन बोलता है द मीन जो है ऑफ द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन इज द सेम एज द पॉपुलेशन मीन। जो मीन जो है सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन का वो क्या है, सेम होगा किसके, पॉपुलेशन मीन के। तो ये बात बिल्कुल सही है। बोलते हैं एज अ सैंपल साइज इंक्रीज, जैसे सैंपल साइज बढ़ेगा सैंपल टेंड्स टू बी पॉपुलेशन, तो सैंपल पॉपुलेशन के बराबर होता रहेगा। ये बात भी बिल्कुल सही है, तो आंसर आएगा सी। आगे मैच करना है जी आपको। सबसे पहले देखिए जी रेंज जो है वो कैसे निकलता है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस में लोवेस्ट वैल्यू। ओके। विड्थ ऑफ द इंटरवल जो होती है वो क्या है, रेंज अपॉन में नंबर ऑफ क्लास। फिर ओपन एंडेड इंटरवल की अगर बात करते हैं तो ये कैसे, जिसके अंदर नो लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट ग्रुप और नो अपर लिमिट ऑफ द लास्ट ग्रुप। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या होती है, समिंग अप ऑफ द कंसेक्यूटिव फ्रीक्वेंसी। तो वो क्या बन जाएगी, मतलब आगे फ्रीक्वेंसी जब जोड़ते जाएंगे तो वो बन जाएगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो 94 का जो है वो बनेगा बी। आगे 95 हिस्टोग्राम आपको जो है वो मैचिंग करनी है इसको, ठीक है। तो सबसे पहले है जी आपका हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम जो है वो क्या है, इसके अंदर डेटा प्रेजेंट किया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ सीरीज ऑफ रेक्टेंगल एंड और इज 2 डायमेंशनल। ये फिर बार डायग्राम की अगर बात करते हैं तो बार डायग्राम जो है यहाँ पे क्या, लेंथ ऑफ बार जो है वो प्रोपोर्शनल होगा टू देयर कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू। जितनी वैल्यू ज्यादा होगी उतना लेंथ इसकी बढ़ती जाएगी। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की अगर बात करें तो ये क्या है, लाइन चार्ट ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व जो है वो क्या, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है ऑफ द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। तो 95 का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ए। 2314 96 प्राइमरी डेटा
प्राइमरी डेटा जो है वो क्या, जब डेटा कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ तो उसको प्राइमरी बोलते हैं। सेकेंडरी डेटा जो है वो क्या, डेटा यूज बाय द इन्वेस्टिगेटर विच हैज ऑलरेडी बीन कलेक्टेड बाय अदर। फिर पिक्टोग्राम जो है वो क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर। और पॉपुलेशन, द टोटलिटी ऑफ द थिंग्स अंडर कंसिडरेशन, इसको बोलते हैं पूरी पॉपुलेशन। तो 96 का जो आएगा वो क्या आएगा, बी। आगे 97, यहां पे आपको दे रखा है डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन की अगर बात करते हैं तो डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन में क्या आएगा, बार डायग्राम, पाई चार्ट, पिक्टोग्राम, ये सब आएगा। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के अंदर जो है वो क्या आएगा, उसमें आएगा हिस्टोग्राम हो गया, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, ओगिव, ये सब आएगा। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो है वो आएगा क्या, अनग्रुप या ग्रुप नेचर का, उसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा किसके बेस पर होता है, ज्योग्राफिकल, क्रोनोलॉजिकल, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, ऐसे। तो 97 का जो आंसर बनेगा डेट इज बी। आगे 98, स्टैटिस्टिकल मेथड जो है वो क्या है, ये टेक्निक है जिसको इस्तेमाल करते हैं, स्टैटिस्टिकल मेथड को यूज करते हैं क्या करने में, कलेक्शन, समराइजेशन, एनालिसिस, कंपैरिजन, क्लासिफिकेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द ह्यूज एंड कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल डेटा के लिए। ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स कौन कौन से, इंडक्टिव एंड ये डिस्क्रिप्टिव दोनों ही है। फिर नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, साइंस भी है, आर्ट्स भी है। फर्स्ट यूजर जो है स्टैटिस्टिक्स का वो कौन थे, फ्लेमलेट। तो आंसर जो आएगा 98 का डेट इज द ए। आगे, इफ ए परपेंडिकुलर on x-axis from the point of intersection of both less than and more than frequency curve is drawn, it gives the value। तो वो क्या वैल्यू देगा, वो देगा मीडियन, वो बताएगा क्या, मीडियन। आगे, the probable error जो होगा और the coefficient of correlation is calculated by which one of the following formula। तो probable error को आप जो है वो कैसे कंप्यूट करते हो, तो probable error जो है वो होता है 0.6745 of the standard error। और standard error कैसे निकला, 1 minus r square upon √n जी। तो इसका फॉर्मूला जो बनेगा वो क्या बनेगा, बी। 0.6745 इंटू में 1 माइनस में r स्क्वायर अपॉन में √n। ओके जी सर, लो जी 100 क्वेश्चन हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए अब आते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 101 पे। बोलता है देयर इज अ वेरी हाई इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन मेजर ऑफ ओवरवेट एंड द लाइफ एक्सपेक्टेंसी। बोलता है ये दो आपके पास में वेरिएबल है, एक है ओवरवेट और एक है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। और बोलता है इनके अंदर ना इनवर्स रिलेशन है, मतलब जैसे जैसे ओवरवेट जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा, वैसे वैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी। बोलता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज कंसिस्टेंट विद द स्टेटमेंट। तो इनमें से बताना कौन सी वैल्यू जो है वो इस स्टेटमेंट के साथ में कंसिस्टेंट है। तो ओवरवेट में और लाइफ एक्सपेक्टेंसी के अंदर कैसा रिलेशन है, नेगेटिव है। ओके, और अगर इनवर्स है मतलब नेगेटिव रिलेशन है, तो नेगेटिव का सबसे हाई नेगेटिव कौन सा होगा, ठीक है। तो सबसे हाई नेगेटिव जो है वो होगा -0.80। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, डी। तो ये जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है ना, ये इससे जो है वो क्या करता है, क्योंकि आपको वेरी हाई बताना है ना, तो ये इसके साथ में जो है वो कंसिस्टेंट है, इससे मैच करता है। आगे बोलो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। आपको यहाँ पे 5 स्टेटमेंट दे रखे हैं, बताना है इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है वो क्या है जी आपकी ट्रू है। पहला बोलता है कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन हैज द सेम लिमिट। रैंक कोरिलेशन की वो सभी सेम लिमिटेशन है एज द कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। जी बिल्कुल सही बात है। फिर बोलता है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन बट नॉट ऑफ स्केल। गलत, जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो दोनों से इंडिपेंडेंट होता है। आगे कोवेरियंस जो है बिटवीन x एंड y डिफाइंड एज सिग्मा xy अपॉन n, जहां पे x का मतलब है x माइनस x पर, y का मतलब y माइनस y पर, n का मतलब है नंबर ऑफ पेयर्ड ऑब्जर्वेशन। तो ये भी बिल्कुल सही है। फिर बोलता है bxy इज कॉल्ड रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x वेरिएबल ऑन y। तो ये क्या है जी, ये भी एकदम सही है। bxy का मतलब यही तो है कि x ऑन y, और byx का मतलब क्या होता है, y ऑन x। ओके, फिर बोलता है अगर bxy 0.4 एंड byx 1.6 है तो कोफिशिएंट डिटरमिनेशन क्या होगा। देखो कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन को डिनोट करते हैं r स्क्वायर से। r स्क्वायर का फॉर्मूला होता है bxy इंटू byx। ओके, तो अब ये अगर आप निकालोगे, इसको कंप्यूट करोगे, तो बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, इसका आप अंडरूट कर दोगे, तो ये निकल के आएगा क्या, कोफिशिएंट डिटरमिनेशन जो है वो कितना आ गया 0.64, जबकि यहाँ पे कितना बता रहा है 0.8। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, 1 3 4 बोलते बी। आगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। इनमें से कौन सी जो है वो क्या है जी, फॉल्स स्टेटमेंट है। तो फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है, ये कोरिलेशन से रिलेटेड है। तो इसका जो डी ऑप्शन है ना, जो बोलता है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन बट नॉट ऑफ स्केल, ये आपकी क्या है, गलत है, क्योंकि हमको मालूम है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है वो दोनों से जो है वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, स्केल से भी और ओरिजिन से भी। आगे बोलते हैं इफ टू कोफिशिएंट कोरिलेशन आर 0.8, अगर दो रिग्रेशन कोफिशिएंट जो है वो कितने हैं, 0.8 और 0.2 है, देन द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या होगी। तो अगर दो रिग्रेशन कोफिशिएंट 0.8 और 0.2 है तो वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होगा r इज इक्वल टू अंडर रूट bxy इंटू byx जी। तो इसका सोल्व करोगे तो आंसर आएगा 0.40 बोलते सी ऑप्शन।
आगे बोलता है इफ एक्सप्लेन्ड वेरिएशन बिटवीन वेरिएबल x एंड y है 36%, अगर एक्सप्लेन्ड वेरिएशन जो है वो कितना है 36% है, मतलब 0.36 है, तो बोलता है व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल, तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बताना है। देखो एक्सप्लेन्ड वेरिएशन जो अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन तरक है, अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन का मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटरमिनेशन। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटरमिनेशन नोट करते हैं किससे 1 माइनस आर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटरमिनेशन कितना है 0.36 इज इक्वल टू 1 माइनस आर स्क्वायर, आर आपको निकालना है। ओके, तो आर स्क्वायर यहाँ पे आ गया लेफ्ट हैंड साइड पे, तो यहां से आपका निकल आएगा आर की वैल्यू कितनी 0.8, तो आंसर आएगा डी। आगे बोलते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉल्स डिस्क्रिप्शन, इनमें से कौन सा जो है वो क्या है जी फॉल्स डिस्क्रिप्शन है, ये बताना है आपको। तो फॉल्स डिस्क्रिप्शन के लिए सबसे पहले तो देखो ये बोलता है इन ए मॉडरेटली सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन एम्पिरिकल रिलेशनशिप जो है मीन मीडियन मोड में, जो कार्ल पियर्सन बोलता वो है मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन, ये तो सही है। दूसरा बोलता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज एन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन, ऐसा है क्या सर? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो रिलेटिव मेजर होता है डिस्पर्सन का, वो एब्सोल्यूट मेजर नहीं है, तो ये जो है वो आपका क्या है फॉल्स है। आगे मैचिंग करना था आपको इसको, तो मैचिंग करेंगे तो ए का तो कोएफिशिएंट डिटरमिनेशन होता है आर स्क्वायर, ए का तो ये हो गया। स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन का यही फॉर्मूला है। रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई की अगर बात करते हैं तो ये निकलता है ये आर एक्स वाई इंटू स्टैंडर्ड एक्स और स्टैंडर्ड वाई, और कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग वाई जो है वो है ये सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन स्टैंडर्ड एक्स इंटू स्टैंडर्ड वाई, तो 107 का जो बनेगा डेट इज सी। आगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज यूज, इनमें से कुछ फॉर्मूला को हम यूज करते हैं क्या करने में, टू कैलकुलेट करने में स्टैंडर्ड एरर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन 25 पेयर्ड ऑब्जर्वेशन ऑफ ए सैंपल, तो इसके लिए हम लोग जो है वो इसको यूज करते हैं 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एन, तो इसके बेस पर हम लोग जो है स्टैंडर्ड एरर जो है वो क्या करते हैं कंप्यूट करते हैं। आगे सिलेक्ट द मेथड ऑफ फाइंड आउट द कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से बताना है कोरिलेशन जो है वो किन किन मेथड के थ्रू हम लोग कंप्यूट कर सकते हैं। तो कोरिलेशन को कंप्यूट करने का एक मेथड तो है कार्ल पियर्सन मेथड, एक है स्पेयरमैन रैंक मेथड, एक है आपका कंकरेंट डेविएशन मेथड, ये तीन है। यूल मेथड और कोएफिशिएंट ऑफ कंडेंसेशन ये मेथड नहीं है, तो आंसर आएगा 1, 2 एंड 5 सी। आगे बोलता है ए सेट ऑफ डेटा कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर सेट ऑफ डेटा बाय मींस ऑफ, एक सेट ऑफ डेटा को दूसरे सेट ऑफ डेटा से क्या करते हैं अलग करते हैं, कैसे किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ द सेंट्रल वैल्यू डिस्पर्जन स्क्यूनेस एंड कर्टसिस सी, इनके बेस पर हम लोग जो है वो एक सेट ऑफ डेटा को दूसरे सेट ऑफ डेटा से अलग करते हैं। आगे द फॉलोइंग आर द एस्टिमेटेड रिग्रेशन इक्वेशन दे रखी है एक्स एंड वाई की, ठीक है, ये है आपको x इज इक्वल टू 0.85y, y इज इक्वल टू 0.89x। ओके, विद द इंफॉर्मेशन द वैल्यू द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन वुड बी, तो बताइए कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या होगा। देखिए कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला होता है क्या, r इज इक्वल टू अंडर रूट bxy इंटू byx जी, इसको कंप्यूट करेंगे तो आंसर आएगा 0.87 a। आगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज यूज, इनमें से किस फॉर्मूला को यूज करते हैं कंप्यूट करने के लिए प्रोबेबल एरर ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन टू वेरिएबल, प्रोबेबल एरर जो है वो उसको निकालना है, तो प्रोबेबल एरर जो है वो क्या होती है 0.6745 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट एन ए। आगे विच वन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो क्या है जी गलत है, तो कौन सी गलत है, देखो जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट है ना वो ओनली चॉइस ऑफ ओरिजिन से इंडिपेंडेंट होता है बट चॉइस ऑफ स्केल से इंडिपेंडेंट नहीं है, तो आंसर नंबर ये जो ऑप्शन नंबर सी है ना ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है, जिसके अंदर बोल रहे हैं कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट आर इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ आ गया ना, तो ओनली ओरिजिन से इंडिपेंडेंट होता है बस स्केल से इंडिपेंडेंट नहीं होता। आगे बोलते हैं इफ द डिपेंडेंट वेरिएबल इंक्रीज, अगर डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो इंक्रीज होता है ऐसा इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंक्रीज इन एन एस्टिमेशन इक्वेशन, मतलब अगर डिपेंडेंट वेरिएबल बढ़ रहा है इंडिपेंडेंट के बढ़ने पर, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बढ़ने पर डिपेंडेंट बढ़ रहा है, ठीक है, तो वहां पे कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है वो कैसा होगा, तो देखो अगर एक के बढ़ने पर दूसरा भी बढ़ी है, एक के कम होने पर दूसरा भी कम हो, तो वहां पे कैसा होता है पॉजिटिव। ओके, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है वो उसकी रेंज क्या होगी, वो होगी जी आपके 0 से लेके 1 के बीच में, ये पॉजिटिव रहेगा। आगे असर्शन दे रखिए, बोलता है व्हेन देयर इज एन एविडेंस ऑफ ए लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, जब ये एविडेंस है कि एक लीनियर रिलेशन दो वेरिएबल में जो है वो क्या है लीनियर रिलेशनशिप है, इट मे नॉट ऑलवेज मीन एन इंडिपेंडेंट रिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल, तो ये बात ध्यान रखना, ये बोलता है कि फिर उनके अंदर जो है वो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का रिलेशनशिप हो हमेशा, ऐसा जरूरी नहीं है, ये बात तो बिल्कुल सही है। फिर बोलता है द कैजुअल रिलेशनशिप जो है दो वेरिएबल में नॉट इंप्लाई ए रीजनेबल थ्योरेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन
2 और बोलता है अगर कैजुअल रिलेशनशिप है दो वेरिएबल में तो इसका ये मतलब नहीं है कि रीजनेबल थ्योरेटिकल रिलेशनशिप उनके अंदर होगा ही होगा, ये बात भी ट्रू है, इसलिए रीजन जो है वो करेक्टली असेंशन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। तभी तो जब हम आर निकालते हैं तो उसके बेस पर हम देखते हैं एक्सप्लेन्ड वेरिएंस एंड अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस भी निकालते हैं। तो वही तो रीजन होता है कि मान लो दो वेरिएबल्स के बीच में जो है वो रिलेशन है बट एक्चुअल में रिलेशन है या नहीं है वो चीज जो है कंफर्म नहीं होती है। चलो 115 का आएगा ए। आगे 116 बोलता है ए डिस्ट्रीब्यूशन वेयर द वैल्यू ऑफ द अर्थमेटिक मीन इज मैक्सिमम एज कंपेयर टू मीडियन मोड इज, तो वो कौन सा होता है? वो होता है जी आपका पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पे आपकी मीन जो है वो ग्रेटर होता है किससे? मीडियन से एंड मोड से। आगे बोल द मोस्ट एप्रोप्रिएट एवरेज, जो इसको हम यूज करते हैं एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ निकालने में, वो कौन सा है? तो ज्योमेट्रिक मीन होता है। आगे अगर रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑन x ऑन y इज ग्रेटर देन 1, अगर वो एक से ज्यादा है तो रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x जो है वो मस्ट बी लेस देन 1 होगा, बिल्कुल, क्योंकि उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है वो 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो सही है। फिर रीजन बोलता है ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू रिग्रेशन कोफिशिएंट इज द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये बात भी बिल्कुल क्या है? करेक्ट है, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन जो है वो होता है बिटवीन दो रिग्रेशन कोफिशिएंट का, वो क्या है? कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। वही तो निकालते हैं ना, r इज इक्वल टू अंडर रूट bxy इंटू byx, तो यही तो है बेसिकली, तो आंसर आएगा ए। द रिग्रेशन इक्वेशन दे रखिए ऑफ द प्रॉफिट x ऑन सेल y ऑफ ए फर्म इज गिवन, ये आपको रिग्रेशन कोफिशिएंट दे रखी है। ओके, रिग्रेशन इक्वेशन दे रखी है, अगर सेल जो है फर्म की वो कितने 44,000 है तो आपको बताना है प्रॉफिट कितना होगा। ओके, तो बस कुछ नहीं पुट करना, आपको प्रॉफिट को डिनोट किया गया x से और सेल्स को डिनोट किया गया किससे? y से, तो ये आपकी क्या है? इक्वेशन है। ओके, अब इसको जो है आपको निकालना है, तो 3 इंटू 44,000 माइनस में 5x प्लस में 10, x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू आ जाएगी कितने? 26,404, ये 402 रुपए बी। आगे बोलता क्रिकेटर ए है, उसने स्कोर किया एवरेज 40 रन स्कोर किया, और मतलब एवरेज है, मतलब ये इसका क्या हो गया? मीन हो गया, बोलो हाँ जी, और उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कितना है? 5। बी ने जो है वो स्कोर किया 75 और सी ने स्कोर किया 90, बी का स्टैंडर्ड डेविएशन है 10 और सी का है कितना? 18। अरेंज द प्लेयर इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ कंसिस्टेंसी, तो कंसिस्टेंसी को जब हम निकालते हैं तो वो कैसे निकालते हैं? उसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन करके ये हमारे आंसर आ गए। ओके, तो सबसे ज्यादा कंसिस्टेंसी किसके अंदर है? सी में है, सबसे ज्यादा जो है वो किसमें? सी में, फिर उससे थोड़ी सी कम है बी में और उससे कम है ए में, तो आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में जब आप लगाएंगे तो वो कैसे निकलेगा? वो इस तरीके से आप लगाएंगे कि सबसे कम वाला जो है वो पहले आएगा ए, फिर बी और फिर सी, तो 120 का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? ए। आगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड डिस्पर्सन, इनमें से कौन सा जो है डिस्पर्सन का मेथड नहीं है? तो डिस्पर्सन निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, बट ये क्वार्टाइल जो है वो डिस्पर्सन का मेजर नहीं है, ए। आगे अगर bxy 0.25 और byxy 0.64 तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट कितना होगा? तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला है अंडर रूट bxy इंटू byx जी, तो इसको कंप्यूट करेंगे तो आंसर आएगा 0.4 ए बी, 122 का बी। आगे इफ द वैल्यू द कोएफिशिएंट डिटरमिनेशन, अगर कोएफिशिएंट डिटरमिनेशन की वैल्यू मतलब r स्क्वायर की वैल्यू देखिए 0.64, तो व्हाट इज द वैल्यू द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन? निकाल लो, तो r इज इक्वल टू क्या होता है? अगर कोएफिशिएंट डिटरमिनेशन r स्क्वायर है तो r निकालना है, तो ये स्क्वायर खत्म करने के लिए इसको अंडररूट करना पड़ेगा जी, वही हमने किया, तो आंसर है 0.8। आगे कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल इज, वो क्या होता है? वो स्क्वायर रूट होता है और द प्रोडक्ट ऑफ देयर रिग्रेशन कोएफिशिएंट, वही तो करते हैं ना स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट कर देंगे और द प्रोडक्ट ऑफ देयर रिग्रेशन कोएफिशिएंट, रिग्रेशन कोएफिशिएंट मतलब bxy इंटू byx, तो आंसर क्या आएगा इसका? बी। आगे अगर दो रिग्रेशन कोएफिशिएंट है 0.8 एंड 0.2 देन द वैल्यू कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बताओ, तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू क्या है? अंडर सिग्मा अंडर रूट bxy इंटू byx, कंप्यूट करेंगे आंसर आएगा 0.4 डी। आगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रिलेटिव मेथड ऑफ डिस्पर्सन, इनमें से कौन सा रिलेटिव मेथड डिस्पर्सन का? तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो रिलेटिव मेथड है किसका? डिस्पर्सन का। आगे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो है वो द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इज टू गेट, क्या आप निकालना चाहते हैं? तो हम जो है वो स्टैटिक्स यूज करके जो है वो क्या निकालना चाहते हैं? एक सेंट्रल वैल्यू निकालना चाहते हैं जो पूरी की पूरी डेटा को जो है वो क्या करेगी? रिप्रेजेंट करेगी, आंसर आएगा सी।
कैलकुलेशन ऑफ द अर्थमेटिक मीन बाय शॉर्टकट एंड द स्टेप डेविएशन मेथड इज बेस्ड ऑन एज्यूम्ड मीन। जब हम अर्थमेटिक मीन निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ द शॉर्टकट एंड द स्टेप डेविएशन मेथड, वो किसके बेस पर? एज्यूम मीन के बेस पर, विच इज टेकन और सिलेक्टेड फ्रॉम, जिसको हम जो है वो जो एज्यूम मीन होता है उसको हम सिलेक्ट करते हैं किससे? तो उसको सिलेक्ट करते हैं गिवन इंडिपेंडेंट वेरिएबल से। ए विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पोजिशनल एवरेज, इनमें से तीनों में से कौन सा जो है पोजिशनल एवरेज है? मीन, मीडियन और मोड में से कौन सा पोजिशन एवरेज है? तो मीडियन और मोड ये दोनों जो है वो क्या है जी? आपके पोजिशनल एवरेज। बी अर्थमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन इंक्लूड ऑल वैल्यूज ऑफ द डेटा सेट इन इट्स कैलकुलेशन। ये बताओ सही है या गलत है? तो ट्रू है, अर्थमेटिक मीन में सभी जो है वो वैल्यूज को हम लोग जो है वो लेकर चलते हैं। ट्रू। मोड एक पोजीशन एवरेज है विच इज यूज टू डील विद, किस तरह के डेटा को जो है वो डील करता है? मोड जो है वो मॉडल वैल्यू बताता है, वो वैल्यू जो लगातार कई बार रिपीट हुई है, सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई है, उसको डिनोट करता है कौन? मोड। तो वो वैल्यू आ गया तो मतलब वो क्वालिटेटिव है क्वांटिटेटिव है? सर वो क्वांटिटेटिव है। ए ओनली वन। द डैश इज लेस सेंसिटिव टू एक्सट्रीम स्कोर देन द डैश। तो कौन सा लेस सेंसिटिव होता है दूसरे के मुकाबले में? तो बेसिकली जो अपना मीडियन वो लेस सेंसिटिव है टू एक्सट्रीम स्कोर देन द मीन। ए स्टैटिस्टिकल एवरेज हैज सिग्निफिकेंस ड्यू टू फॉलोइंग सीक्वेंस। स्टैटिस्टिकल एवरेज जो है उनकी इंपॉर्टेंस है इस सीक्वेंस के अंदर, बताओ उसका। ठीक है, तो सबसे पहले स्टैटिस्टिकल एवरेज के बेस से हम क्या करते हैं? प्रेजेंट करते हैं ह्यूज मास ऑफ डाटा को समराइज फॉर्म में, मतलब स्टैटिस्टिकल बेसिकली हम लोग क्या करते हैं? सैंपल एक तो पॉपुलेशन के पैरामीटर है और सैंपल के स्टैट है, तो सैंपल के स्टैट को हम यूज करते हैं क्या करने में? ह्यूज मास ऑफ डेटा को प्रेजेंट करने में। दूसरा ये फैसिलिटेट करते हैं कंपैरिजन भी, यस। ये हेल्प करते हैं डिसीजन मेकिंग में, यस। तो आंसर आएगा 1 2 3, यही सीक्वेंस है इसका। आगे it is appropriate to calculate the mean excluding the extreme value in order to make it more representative। बताओ ये ट्रू है या ये फॉल्स है? तो ये ट्रू है। हम लोग जो है जब हम मीन वैल्यू कंप्यूट करते हैं तो हम जो एक्सट्रीम वैल्यूज है उनको हम क्या करते हैं? जनरली इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक्सट्रीम वैल्यूज है, कभी कभार ही है। आगे अर्थमेटिक मीन है ग्रुप ऑफ 100 आइटम का, 100 आइटम का जो मीन है वो 50 है, 150 आइटम का 100 है। तो बताओ सभी आइटम का मिला के कितना होगा? तो इस केस के अंदर टोटल जो आइटम्स है वो कितनी है? 100 एक है और 150 एक है, मतलब 250 आइटम होगी। तो कैसे निकालोगे? टोटल निकाल लो पहले वाले का। तो पहले वाले का टोटल कैसे? 100 इंटू 50, दूसरे वाला 150 इंटू में 100 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आइटम कितनी है? 250। इसको निकालोगे तो आंसर आएगा 80। रेंज लिमिट कैन बी एक्सप्रेस, रेंज को जो है वो कैसे हम लोग जो एक्सप्रेस करते हैं? रेंज इज इक्वल टू L माइनस S। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टूल ऑफ मेजर ऑफ द वेरिएशन ऑफ आइटम, इनमें से कौन सा जो है वो टूल है? किसका? मेजर ऑफ वेरिएशन ऑफ आइटम का। तो वो है कौन सा? डिस्पर्जन, डी। द मोस्ट कॉमनली यूज मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज, जो मोस्ट कॉमनली यूज मेजर ऑफ डिस्पर्जन जो है वो कौन सा है जी? वो स्टैंडर्ड। सबसे ज्यादा मतलब डिस्पर्जन अगर हमने निकालना हो, ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो यूज किया था वो है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। इसके अंदर हम लोग जो है वो एक स्टैंडर्ड देते हैं और फिर देखते हैं कि इंडिविजुअल वैल्यू जो है उससे कितना डेविएट करती है। आगे फॉर ए कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन रेंज को कैसे डिफाइन करते हैं? तो फॉर ए कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में रेंज जो है वो क्या है? डिफरेंस है बिटवीन द अपर लिमिट ऑफ द हाईएस्ट क्लास एंड द लोअर लिमिट ऑफ द स्मॉलेस्ट क्लास, बी। रेंज जो है इज द मेथड ऑफ डिस्पर्जन है विच इज यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पस। रेंज जो है उसको इस्तेमाल करते हैं इन सब पर्पस के लिए। किसके लिए रेंज को यूज करते हैं? क्वालिटी कंट्रोल के लिए, यस। रेंज को यूज करते हैं फ्लक्चुएशंस के लिए, बेसिकली अगर फाइनेंशियल या शेयर मार्केट में फ्लक्चुएशन चेक करनी है अपने, उसका ट्रेंड चेक करना है, तो उसके लिए भी रेंज को हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो आंसर आएगा 140 का सी, बोथ 1 एंड 2। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो है वो सही है? तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है? मीडियन माइनस में Q1 इज इक्वल टू Q3 माइनस में मीडियन, पहले इसका जो है वो सही है। द थ्योरी बाय मींस ऑफ व्हिच क्वांटिटेटिव कनेक्शन बिटवीन टू सेट ऑफ फिनोमेना आर डिटरमाइंड इज कॉल्ड, ऐसी थ्योरी को क्या बोलते हैं? वो है थ्योरी ऑफ कोरिलेशन, जिसके अंदर हम लोग जो है वो दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। Which one of the following is the formula of Karl Pearson coefficient of correlation? इनमें से कौन सा जो है वो Karl Pearson coefficient of correlation का फॉर्मूला है? तो Karl Pearson का फॉर्मूला कौन सा है? R is equal to sigma xy अपॉन standard deviation x ये standard deviation x स्क्वायर माइनस standard deviation y स्क्वायर, ये आएगा। इसको सही कर लेना। इसको आंसर फॉर्मूला तो ये है इसका 143 का सी।
आगे इन द स्फीयर में रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट व्हेन द रैंक आर इक्वल, अगर रैंक इक्वल आ जाए तो फॉर्मूला वहां पे जो है वो क्या होगा, तो फॉर्मूला होता है ये 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर प्लस 1/12 एम क्यू माइनस एम वन प्लस 1/12 एम क्यू माइनस में एम टू, ये चलता रहेगा अपॉन में एन क्यू माइनस में एन बी। कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन इज डिफाइंड एज, कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन को जो है वो डिफाइन करते हैं किससे, आर स्क्वायर से, और नॉन डिटरमिनेशन को 1 - आर स्क्वायर से। रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज ऑब्टेन्ड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला, रैंक कोएफिशिएंट का फॉर्मूला जो है वो क्या है, 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 सी। कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज टेकन टू बी सिग्निफिकेंट, कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है उसको सिग्निफिकेंट बोलेंगे अगर आर की वैल्यू जो है वो ग्रेटर होगा 6 प्रोबेबल एरर से, तो 147 का बी। द प्रोडक्ट मूवमेंट ऑफ द कोएफिशिएंट कोरिलेशन आर इज ऑब्टेन्ड बाय, तो प्रोडक्ट की मूवमेंट जो है वो कैसे हम कंप्यूट करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन वाई। In regression analysis, it is assumed that there is an actual relationship between the dependent variable and independent variable. लीस्ट स्क्वायर मेथड ऑफ फिटिंग ए लाइन, जो लीस्ट स्क्वायर मेथड होता है फिटिंग ए लाइन, द लाइन ऑफ बेस्ट फिट और द रिग्रेशन लाइन थ्रू द स्कैटर डायग्राम इज ए मेथड विच, जो बेसिकली क्या करता है, मिनिमाइज कर देगा द सम ऑफ द स्क्वेयर्ड वर्टिकल डेविएशन फ्रॉम द फिटेड लाइन। द लार्जर द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द एस्टिमेट, जितना ज्यादा जो है वो क्या होगा, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट होगा, द ग्रेटर हैपन टू द डिस्पर्जन, उतना ही जो डिस्पर्जन है वो क्या होगा जी, ज्यादा होगा, उतना ही वैल्यूज जो है एक दूसरे से क्या होंगे, डिस्पर्स होंगे, दूर दूर होंगे, ग्रेटर। When there is a either perfect positive correlation and either perfect negative correlation between the two variable, the regression line will, तो बताइए या तो परफेक्ट पॉजिटिव है या परफेक्ट नेगेटिव है, तो रिग्रेशन लाइन जो है वो कैसी होगी, कोइंसाइड होगी। Median is simply the middle value when the data have been arranged in ascending and descending order. Median जो है वो मिड वैल्यू होती है जब डेटा को अरेंज करते हैं हम कैसे, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। जी बिल्कुल सही बात है। मीडियन रेफर टू द मिडल वैल्यू इन द डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी बिल्कुल सही है, तो दोनों की दोनों बातें करेक्ट। मीडियन ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन इज दैट वैल्यू ऑफ द वेरिएंट विच डिवाइड इट इन टू इक्वल पार्ट। मीडियन जो है वो वैल्यू है जो दो इक्वल पार्ट्स के अंदर जो है उसका वैल्यू को क्या करती है, डिवाइड करती है, तो ये तो बात एकदम सही है। फिर बोलते हैं मीडियन पोजीशन एवरेज है, ये भी बात सही है, तो आंसर आएगा ए। दिस सिंपल अर्थमेटिक मीन विल बी इक्वल टू द वेटेड अर्थमेटिक मीन, सिंपल अर्थमेटिक मीन जो है वो इक्वल होगा वेटेड अर्थमेटिक मीन के व्हेन ऑल आइटम आर असाइंड इक्वल वेट, अगर सभी आइटम को इक्वल वेट असाइन करेंगे तो दोनों मीन बराबर आएंगे। असर्शन ओके। रीजनिंग में बोलता है द सिंपल अर्थमेटिक मीन विल बी लेस देन द वेटेड अर्थमेटिक मीन व्हेन आइटम ऑफ द स्मॉल वैल्यू आर गिवन लेस वेट एंड आइटम ऑफ द बिग वैल्यू आर गिवन द मोर वेट, ये बात भी बिल्कुल सही है, तो आंसर आएगा ए। फिर बोलता है स्टैंडर्ड एरर जो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो इंडिपेंडेंट होता है चॉइस ऑफ ओरिजिन से, हाँ ये बात बिल्कुल सही है, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो चॉइस ऑफ ओरिजिन से इंडिपेंडेंट होता है बट चॉइस ऑफ स्केल से नहीं होता, ध्यान रखना। आगे द वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन रिमेन द सेम इफ इन ए सीरीज ईच द ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज और डिक्रीज बाय द कांस्टेंट क्वांटिटी, अगर बोलता है स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू जो है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, अगर सभी आइटम को जो है वो इक्वल अमाउंट से क्या करते हैं हम, इंक्रीज करें या फिर क्या करें, उनको डिक्रीज करें, तो बताइए क्या ये भी सही है, हाँ जी सर, तो आंसर आएगा ए। असर्शन दे रखी है, बोलता है इन रिग्रेशन एनालिसिस, बोलता है रिग्रेशन एनालिसिस के अंदर वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल आर रैंडम, डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू जो है वो कैसी है, रैंडम है, बट द वैल्यू ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर फिक्स क्वांटिटी विदाउट एरर एंड आर चोजन बाय द एनालिस्ट, तो ये बात सही है क्या, जी बिल्कुल सही है। रिग्रेशन के अंदर ये होता है वैल्यू जो है डिपेंडेंट वेरिएबल की वो रैंडम होती है, लेकिन जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू है वो क्या होती है, फिक्स क्वांटिटी होती है विदाउट एरर। फिर बोलता है रिग्रेशन एनालिसिस प्रोवाइड वैल्यू ऑफ द रिग्रेस्ड वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू कंप्यूट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द इंडिपेंडेंट, ये बात भी बिल्कुल सही है, बट दोनों बातों का कोई लेना देना नहीं है, तो आंसर आएगा बी। आगे मैचिंग करना था, रेंज जो है, रेंज नोड बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन ऑफ डेटा। मोड की अगर बात करें तो मोड क्या, इट कैन बी यूज इवन व्हेन क्लास आर ओपन एंडेड। मीन की अगर बात करें तो मीन इट इज द मोस्ट सिंपल फ्रीक्वेंट यूज एवरेज, और मीडियन जो है वो क्या है, मिड वैल्यू ऑफ ए सीरीज अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड, तो 158 का ए। आगे ये आपको एक वो सीरीज दे रखी है 16, 17, 22, 16, 14, इनको जो है मैचिंग करना है। अरिथमेटिक मीन जो है वो कैसे निकालेंगे, पांचों को जोड़ के डिवाइड बाय 5 कर देंगे, तो आंसर आएगा 17, ये हो गया। मीडियन मिड वैल्यू पहले इसको अरेंज कर लो असेंडिंग ऑर्डर के अंदर या डिसेंडिंग किसी में भी, तो मैंने अरेंज कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में 14, 16, 16, 17, 22, तो 5 में से मिड वैल्यू
आ गया 3, तो 3 तीसरे नंबर पे कौन सी है 16, तो मीडियन आ गया 16। मोड की अगर बात करूं तो मोड कौन सी आइटम 2 बार रिपीट हुई है 16 2 बार रिपीट हुआ तो ये, और हार्मोनिक मीन आपका ये। तो आंसर जो आएगा वो आएगा क्या आपका 159 का बी। चलो जी, मैचिंग करना है। सबसे पहले है जी आपका क्वाड्राइल डेविएशन। क्वाड्राइल डेविएशन जो है वो कैसे निकालते हैं, इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ द एवरेज ऑफ द स्क्वायर डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द मीन। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो कैसे निकालते हैं, इज 1/2 ऑफ द इंटर क्वार्टाइल रेंज। और जो आपका मीन डेविएशन है वो कैसे, ऑब्टेन्ड बाय कैलकुलेट द एब्सोल्यूट डेविएशन ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द मीन। मीन से हम निकालते हैं उसको, तो आंसर आएगा इसका डी। आगे पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन जो है क्या, जब एक वेरिएबल जो है, जब दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव करें उसको बोलते हैं पॉजिटिव। फिर मल्टीपल कोरिलेशन की अगर बात करें तो वो क्या, व्हेन 2 और मोर वेरिएबल आर इन्वॉल्वड एंड दे आर इन द स्टडी इन द रिलेशन टू देयर रिलेशनशिप विद द वन अनदर, उसको बोलते हैं मल्टीपल। लीनियर कोरिलेशन की अगर बात करें तो ये कौन सा है, व्हेन रेशियो ऑफ द चेंज बिटवीन 2 वेरिएबल इज यूनिफॉर्म, एक जैसा हो तो फिर उसको बोले लीनियर, मतलब 20% 20%, 30% 30% ऐसा। और पार्शियल कोरिलेशन क्या, व्हेन रिलेशनशिप ऑफ द 2 वेरिएबल इज स्टडी बाय एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ अदर वेरिएबल फ्रॉम बोथ। एक मतलब जब हम जो है वो 2 वेरिएबल को हम क्या कर रहे हैं, उनमें रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन हम एलिमिनेट करते हैं इफेक्ट ऑफ अदर वेरिएबल का फ्रॉम बोथ, उसको बोलते हैं पार्शियल। तो आंसर जो आएगा 161 का ए। आगे सिंपल रिग्रेशन क्या है, सिंपल रिग्रेशन है बेसिकली इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्रिडिक्टिंग वन वेरिएबल फ्रॉम द अनदर। एक वेरिएबल को कंप्यूट करना विद द हेल्प ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसको बोलते हैं सिंपल रिग्रेशन। मल्टीपल रिग्रेशन की अगर बात करें तो मल्टीपल रिग्रेशन जो है वो कौन सा है, इट इन्वॉल्व 2 और मोर इंडिपेंडेंट रिग्रेशन एनालिसिस वेरिएबल एंड 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जो सिंपल लीनियर है ये कौन सा, सिंगल वेरिएबल इज यूज, इसमें सिंगल वेरिएबल को इस्तेमाल करते हैं क्या करने में, प्रिडिक्ट करने में अनदर वेरिएबल को ऑन द असम्पशन ऑफ द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द गिवन वेरिएबल। तो आंसर जो आएगा 162 का 132 बोले तो बी। आगे स्टेटमेंट दे रखिए आपको, बोलते इफ द वैल्यू ऑफ द बीटा ये बी स्क्वायर दैट इज म्यू 4 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन 4 डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स अ वैल्यू मोर देन 3 इट्स कर्व इज प्लेटोकर्टिक। तो ये फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला जो है वो बता रखा है, तो क्या ये प्लेटोकर्टिक होता है, नहीं सर ये गलत है। बोलते इन ए मॉडरेटली असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन द स्टैंडर्ड डेविएशन इज 1.25 टाइम्स ऑफ द मीन डेविएशन। ये बात सही है क्या, जी सर ये बात सही है आपका। तो आंसर जो आएगा वो क्या, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड 2 इज करेक्ट। एक मिनट, 1 इज इनकरेक्ट 2 इज करेक्ट, वो डी। आगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इनमें से कौन सा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो है वो करेक्ट प्रॉपर्टी नहीं है, तो वो है कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो सोल पैरामीटर होता है डिस्ट्रीब्यूशन का। ऐसा होता है क्या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, नो सर। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ये फीचर हैं, कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इक्वालिटी होता है सेंटर वैल्यू का, मतलब मीन मीडियन मोड बराबर होते हैं, मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन है, बट ये इसकी प्रॉपर्टी नहीं है। For a standard normal probability distribution, the mean and the standard deviation are, तो स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो है आपका जो मीन होता है, जो हमारा मीन है वो होता है किसके बराबर 0, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो किसके बराबर है 1 के। तो आंसर आएगा 165 का ए। आगे मैचिंग करना है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन किसके बराबर होता है, ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन, बेस ऑफ द पॉइंट एस्टिमेट एंड द मीन ऑफ द पॉपुलेशन, ये जो है ये बराबर है किसके, मीन ऑफ द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। नॉन स्पेसिफिक हाइपोथेसिस जो है, अगर हम बात करें नॉन स्पेसिफिक हाइपोथेसिस तो ये क्या, ये वाला नॉन, ये स्पेसिफिक नहीं है। आगे एंड पैरामीटर वैल्यू द डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स, ये क्या है, वैल्यू बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन ऑफ द पॉपुलेशन। तो 166 का जो है वो आएगा ए। आगे 167 मैचिंग करना है जी आपको लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को। तो लिस्ट 1 के अंदर जो है वो देखिए आपका सबसे पहला काई स्क्वायर, काई स्क्वायर जो है वो क्या करता है, टेस्ट करता है गुडनेस ऑफ फिट, तो ए का 2। एनोवा की अगर बात करें तो एनोवा जो है वो क्या करता है, टेस्ट करता है सिग्निफिकेंस ऑफ द डिफरेंस ऑफ द मीन वैल्यू अमंग द मोर देन 2 सैंपल ग्रुप। जेड टेस्ट की बात करें तो ये लार्ज सैंपल टेस्ट है, और टी टेस्ट की बात करें तो ये 2 स्मॉल साइज सैंपल के बीच में जो है स्टैंडर्ड डेविएशन कंप्यूट करने का काम करता है, डी। तो आंसर में 167 का जो है वो डी है। आगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इनमें से कौन सा जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, कौन सा नहीं है, तो ये बोलता है कि जो डी है ना ये नहीं है, जिसके अंदर बोलता है कि 2 टेल जो होती है ना, हम जो वो बनाते हैं ऐसा
तो जो दो टेल होती है क्या वो कभी इनको टच करती है क्या? बताओ, द टू जो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस को टच करती है क्या? नहीं। तो आंसर ये आएगा द टू टेल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इन बोथ द डायरेक्शन टचेस द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ऐसा नहीं होता, वो टच नहीं करती है। आगे, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज द एप्लीकेशन ऑफ द टी टेस्ट इज मोस्ट एप्रोप्रिएट? किस इस सिचुएशन के अंदर जो टी टेस्ट की जो एप्लीकेशन है वो सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट है, वो किस में है? तो टी टेस्ट को हम यूज करते हैं क्या करने में? स्मॉल सैंपल टेस्ट से पहले तो टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन पेयर्ड ऑब्जर्वेशन ऑफ स्मॉल साइज्ड सैंपल ए। आगे, इफ द अल्टरनेट हाइपोथेसिस, अगर आपको ये दे रखा है ए रिसर्च रिक्वायर्ड टू टेल टेस्ट इन द हाइपोथेसिस टेस्टिंग, तो ये बात सही है क्या? जी, क्योंकि अगर इक्वल नहीं है तो दोनों तरफ है, लेफ्ट टेल भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है। फिर बोलता है द मीन ऑफ द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन इज नॉट इक्वल टू द पैरामीट्रिक वैल्यू ऑफ मीन, ये तो बात गलत है। तो मीन सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो है वो इक्वल होता है, हम ये अज्यूम करते हैं, वो हमेशा जो है वो क्या रहेगा? इक्वल होगा। तो 170 का जो है वो आंसर आएगा जी सी। आगे, द एप्लीकेशन ऑफ द काई-स्क्वायर टेस्ट एज ए पैरामीट्रिक टेस्ट विल बी इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन? तो काई-स्क्वायर का एप्लीकेशन जो है एज ए पैरामीट्रिक टेस्ट, तो उसका जो है वो बताना आपको कैसे होता है। तो इसको हम यूज करते हैं क्या करने में? टेस्ट द पॉपुलेशन वेरिएंस ऑन द बेस ऑफ द स्मॉल साइज सैंपल वेरिएंस, सी। आगे, मैचिंग करना है जी आपको इसको। सबसे पहले एबिलिटी ऑफ द टेस्ट टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स, इसको बोलते हैं पावर ऑफ द टेस्ट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग ए फॉल्स नल हाइपोथेसिस, तो उसको बोलते हैं टाइप 2 एरर। प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग ए ट्रू नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस 2 था लेकिन उसको रिजेक्ट कर दिया, इसको बोलते हैं टाइप 1 एरर। द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग ए ट्रू नल हाइपोथेसिस, एक मिनट ये गलत हो गया। द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग ए ट्रू नल हाइपोथेसिस ड्यू टू सैंपलिंग एरर, ये है आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। और प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग ए ट्रू नल हाइपोथेसिस, ये है टाइप 1 एरर। तो 172 का जो है वो आएगा बी। आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग कौन से स्टेटमेंट जो है वो क्या है जी आपकी? गलत है, तो वो आपको बतानी है। तो ये बोलता है विद इन प्लस माइनस 1.96 लिमिट फ्रॉम मीन वैल्यू द एरिया अंडर द डिस्ट्रीब्यूशन इज 99% ऑफ द टोटल एरिया, ऐसा है क्या? 99% होता है? नहीं सही, ये 1.96 जो है वो टेबल वैल्यू किसका? 5% लेवल ऑफ 5% की, ठीक है ना? तो ये 5% पे होती है, ये 99% पे नहीं है, मतलब ये 95% की वैल्यू है और ये बोला 99 का, ऐसा नहीं है, ये गलत है। आगे, ए रिसर्चर वांट टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ द टू स्मॉल साइज सैंपल व्हेन द इंफॉर्मेशन ऑफ द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉट अवेलेबल, जब पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो हमारे पास में अवेलेबल नहीं है, ठीक है? तो किस तरह के हाइपोथेसिस टेस्टिंग टेस्ट को हम लोग जो है वो यूज करेंगे? तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसको? टी टेस्ट को। आगे, दो स्टेटमेंट दे रखी है, इनमें से बताना कौन सी सही कौन सी गलत। स्टेटमेंट 1 बोलता है व्हेन द नल हाइपोथेसिस इज ट्रू बट एज पर द हाइपोथेसिस टेस्टिंग इट इज रिजेक्टेड इट इज नोन एज द बीटा टाइप एरर। नहीं सर, ये बीटा टाइप एरर नहीं है, ये टाइप 1 एरर है। टाइप 2 एरर को बीटा टाइप एरर बोलते हैं, तो ये तो आपका गलत हो गया जी। फिर उसके बाद बोलता है काई-स्क्वायर इज एक्सक्लूसिव इन नॉन पैरामीट्रिक, क्या काई-स्क्वायर अकेला नॉन पैरामीट्रिक है? नहीं सर, इसके अलावा और भी है, एच टेस्ट भी है, ठीक है, और विटने यू टेस्ट भी है, ये तो ये भी गलत हो गया। तो आंसर आएगा बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स। आगे, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट कोड्स। स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो क्या बोलती है? ये बोलता है नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट आर बेस्ड ऑन सम अजम्पशन। क्या नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट अजम्पशन पे बेस होते हैं? सर, नॉन पैरामीट्रिक में कोई भी अजम्पशन नहीं होती, तो ये तो गलत हो गया। फिर बोलता है स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ऑफ द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, ऐसा बोलते हैं? जी सर, जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मीन, वो उसको बोलते हैं हम लोग का स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। तो 776 का जो है वो है आपका डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन? इनमें से कौन सा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो है वो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ये बताना आपको, इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो वो है फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन द हाइट ऑफ द मीन ऑर्डिनेट रिमेन्स द सेम, ऐसा होता है क्या? नहीं सर, अगर अलग अलग स्टैंडर्ड डेविएशन होगा तो हाइट जो है आपके मीन ऑर्डिनेट की वो भी डिफर करेगी। सी, मैच द आइटम ऑफ द लिस्ट 1 लिस्ट 2 को आपको जो है वो मैचिंग करना है यहाँ पे, ठीक है? तो सबसे पहले है कंटीजेंसी कोएफिशिएंट ऑफ एनी साइज ऑफ कंटीजेंसी टेबल, इसका फॉर्मूला क्या है?
ये है अंडर रूट एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस में एन। स्टैटिस्टिकल अप्रोच टू डिसाइड द साइज ऑफ सैंपल, तो इसका ये कैसे हम निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ द ये दैट स्क्वायर इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन 2 अपॉन में p अपॉन में e स्क्वायर। ये फाइनाइट पॉपुलेशन पैरामीटर मल्टीप्लायर जो है वो कौन सा है, फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर है ये। और स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन जो है वो निकालते हैं इस तरीके से, तो इसका हो गया आपका 178 का बी। आगे आइडेंटिफाई करें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप वुड बी इंक्लूडेड इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में किन किन स्टेप्स को हम लोग जो है वो क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो सबसे पहले एक तो ये स्टेट द नल एंड द अल्टरनेट हाइपोथेसिस, इसको यूज करते हैं जी। फिर टेस्ट करते हैं, सेट करते हैं सिग्निफिकेंस लेवल बिफोर द रिसर्च स्टडी, यस। फिर उसके बाद में हम लोग जो है वो एलिमिनेट ऑल आउटलाइनर, ये इसमें नहीं है। फिर ऑब्टेन करते हैं प्रोबेबिलिटी वैल्यू निकालते हैं यूजिंग द कंप्यूटर प्रोग्राम सच एज एसपीएसएस, निकाल लिए वैल्यू। फिर उस प्रोबेबिलिटी वैल्यू को जो है वो क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, कंपेयर द प्रोबेबिलिटी वैल्यू टू द सिग्निफिकेंस लेवल एंड मेक द स्टैटिस्टिकल डिसीजन। तो आंसर आएगा 1 2 4 5। आगे When a null hypothesis get rejected in the statistical hypothesis testing, अगर null hypothesis आपका क्या रिजेक्ट हो गया, it is known as type 2 error, तो उसको जो है वो बोलते हैं हम टाइप 2 एरर। ऐसा है क्या सर, अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर दिया जबकि वो सही था तो वो टाइप 1 होती है, गलत हो गया। व्हेन ए सैंपल इज स्मॉल साइज एंड पैरामीट्रिक वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉट नोन, तो वहां पे जेड लगाएंगे। जब सैंपल साइज जो है वो स्मॉल है तो वहां पे जेड नहीं लगेगा, वहां पे टी लगेगा, TF लगाएंगे। तो आंसर जो आएगा ये भी आपका गलत हो गया, आंसर आएगा बी। चलिए जी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अब आ रहा है वो है ये, द पावर ऑफ द स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज डिनोटेड बाय। जो हमारी पावर ऑफ टेस्ट जो है वो बेसिकली उसको डिनोट करते हैं किससे, तो पावर ऑफ टेस्ट को डिनोट करते हैं किससे, 1 माइनस बीटा। तो 181 का जो है वो आएगा जी आपका डी। चलो जी आगे, अगला क्वेश्चन आया, इसको काट के नेक्स्ट बोलता है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, इनमें से किस सिचुएशन के अंदर कायस्कियर टेस्ट जो है वो अपना एप्लीकेबल होता है। तो किस सिचुएशन में आपका कायस्कियर टेस्ट एप्लीकेबल है, तो अगर आपको टेस्ट करना हो होमोजेनिटी, अगर आपको टेस्ट करना हो गुडनेस ऑफ फिट, या अगर आपको टेस्ट करना हो इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट, तो इन केसेस में हम लोग जो है वो यूज करते हैं किसको, कायस्कियर टेस्ट को। तो इसके अंदर आएगा क्या, 1 टेस्टिंग होमोजेनिटी, एक आएगा टेस्टिंग द गुडनेस ऑफ फिट, और एक आएगा टेस्टिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट। तो 1 2 एंड 5, 1 2 5 बोले तो बी ऑप्शन। आगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। इनमें से कौन से जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, किसके रिगार्डिंग, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन के रिगार्डिंग। तो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन जो है पढ़ते हैं उसके बारे में। पहला, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट फॉर लार्ज साइज सैंपल, बिल्कुल सही बात है, जो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन है वो लार्ज साइज सैंपल के लिए होता है। फिर बोलता है सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर स्मॉल साइज सैंपल, क्या वो स्मॉल साइज सैंपल के लिए ड्रॉन फ्रॉम नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन, ऐसा होता है क्या, नहीं सर, जो पॉपुलेशन है वो कैसे होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। तो ये जो है वो क्या है आपका रॉन्ग है, तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, बी। ये जो है उसके रिगार्डिंग सही नहीं है, नोट करेक्ट है। आगे बोलता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको 3 स्टेटमेंट दे रखी है और इनमें से बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो क्या है जी आपकी गलत है। पहला बोलता है एक्सेप्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स, नल हाइपोथेसिस जो है वो फॉल्स है, उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया, इसको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, नो सर ये तो गलत है। फिर बोलता है 1 माइनस अल्फा इज कॉल्ड द पावर ऑफ टेस्ट, 1 माइनस अल्फा जो है वो क्या पावर टेस्ट है, नहीं सर ये पावर टेस्ट नहीं है। आगे क्रिटिकल वैल्यू जो है वो जेड की फॉर 2 टेल टेस्ट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे 1.96 है, जी बिल्कुल ये बात एकदम सही है। 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के ऊपर जो क्रिटिकल वैल्यू है जेड स्टेट्स की, तो टेबल वैल्यू जो आती है वो है आपकी 1.96, तो ये एकदम सही है। तो आंसर जो आएगा वो क्या, स्टेटमेंट 1 और 2 जो है वो क्या है आपकी इनकरेक्ट है। चलो जी आगे, इन यूनिवेरिएट डेटा एनालिसिस, यूनिवेरिएट डेटा की अगर हम बात करते हैं तो बोलता है टी टेस्ट इज यूज्ड व्हेन द डेटा आर इन द फॉर्म ऑफ, टी टेस्ट को इस्तेमाल करते हैं जब डेटा किस फॉर्म में हो, जब डेटा जो है वो क्या हो, मैट्रिक डेटा हो विद इंडिपेंडेंट टू सैंपल। एक तो डेटा कैसा हो, मैट्रिक डेटा हो और उसमें क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट टू सैंपल होना चाहिए, डी। आगे इन दी हाइपोथेसिस टेस्टिंग प्रोसीजर ए रिसर्चर में कमिट टाइप 2 एरर इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। बोलता है जब हम हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करते हैं तो रिसर्चर जो है वो टाइप 2 एरर को जो है वो क्या करता है, कमिट करता है, किस कंडीशन के अंदर बेसिकली। तो रिसर्चर जो है वो टाइप 2 एरर कमिट करता है जब व्हेन द फॉल्स नल हाइपोथेसिस को वो क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले, मतलब नल हाइपोथेसिस फॉल्स थी लेकिन हमने उसको क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, ये है टाइप 2 एरर। आगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डील विद द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एस्टिमेट, प्रिडिक्शन एंड डिसीजन, किस ऑप्शन को हम यूज करते हैं, मतलब जिसके बेस पर हम एस्टिमेट करते हैं, प्रिडिक्शन लगाते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं, तो वो होता है आपका इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स, बी। इन्फ्रेंस के अंदर, इसमें इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स के अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं, इन्फ्रेंस निकालते हैं।
आगे, ए हाइपोथेसिस टेस्ट इज बीइंग परफॉर्म फॉर ए प्रोसेस इन विच ए टाइप 1 एरर विल बी वेरी कॉस्टली बट ए टाइप 2 एरर विल बी relatively inexpensive and unimportant. Which of the following would be the best choice for alpha in the test? तो इसके अंदर बेस्ट चॉइस ऑफ अल्फा जो है वो क्या है, जब ये है आपका क्या 0.01, ये जहां पे सबसे क्या हो, कम हो। आगे मैचिंग करना था तो सबसे पहले आएगा जी आपका फिशर। तो फिशर जो है इसने इंडेक्स नंबर दिया। कार्ल पियर्सन की अगर बात करूंगा तो कोरिलेशन कोफिशिएंट। थॉमस बेस की अगर बात करें तो इसने इनवर्स प्रोबेबिलिटी, और ये कार्ल गॉस ने जो है वो दिया था क्या, इसने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो 191 का जो है वो आएगा क्या, बी। आगे 192 बोलता है इफ ए कायस्की टेस्ट इज टू बी परफॉर्म ऑन एक कंटीजेंसी टेबल विद 3 रो, 3 रो है और 4 कॉलम है, हाउ मेनी डिग्री ऑफ फ्रीडम शुड बी यूज। तो कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम को जो है वो हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम का हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, रोज -1 इंटू में कॉलम -1। तो हमने यहाँ पे निकाल दिया तो आंसर आएगा 6। ये फॉर्मूला ध्यान रखना आप। आगे ये काट दीजिए। नेक्स्ट बोलता है अमंग द फॉलोइंग चूज द मोस्ट सुटेबल टेस्ट। इनमें से कौन सा सबसे सुटेबल टेस्ट है दैट कैन बी अप्लाइड टू एग्जामिन द इन्फ्लुएंस ऑफ वन फैक्टर ऑन डिफरेंट ग्रुप। एक फैक्टर का इन्फ्लुएंस हम चेक करना चाहते हैं अलग अलग ग्रुप पे, तो बताओ उसके लिए हम कौन से टेस्ट को जो है वो हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो उसके लिए हम लोग एफ टेस्ट को जो है वो क्या करते हैं, यूज करते हैं। आगे बोलता है मशीन प्रोड्यूस 20 डिफेक्टिव आर्टिकल। एक मशीन ने जो है वो क्या किया, 20 डिफेक्टिव आर्टिकल निकाले इन ए बैच ऑफ 400। तो 400 के बैच में कंपनी ने 20 डिफेक्टिव आर्टिकल निकाले हैं। ओके, आफ्टर ओवरहोलिंग जब हमने उसको सही करवा दिया, इट प्रोड्यूस 10% डिफेक्टिव इन ए बैच ऑफ 300। और बाद में उसने जो है वो क्या किया, 300 के बैच में 10% डिफेक्टिव निकाले, बोले तो 30 डिफेक्टिव निकाल दिए। Which test of hypothesis can be applied to the above situation to examine whether the machine has improved? तो अपने को अगर ये चेक करना हो कि हमारी मशीन इंप्रूव हुई है या नहीं हुई है, तो किस टेस्ट को जो है वो बेसिकली हम लोग जो है वो क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो यहां पे हम लोग जो है वो यूज करते हैं किसको, क्योंकि अपने को एक ही तरफ देखना है। एक बार पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, यहां पे हम 2 टेल नहीं लगाएंगे, पहली बात हम 1 टेल टेस्ट लगाएंगे। 1 टेल क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमको इंप्रूवमेंट चेक करनी है, ठीक है ना। अब यहां पे हम लोग जो है वो यूज करते हैं किसको, हम यूज करेंगे टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन 2 सैंपल प्रोपोर्शन। तो एक सैंपल तो होगा ओवरहोलिंग से पहले का, एक सैंपल होगा ओवरहोलिंग के बाद का, और टेस्ट कैसा रहेगा, 1 टेल टेस्ट रहेगा। तो आंसर रहेगा इसका डी। आगे कंसीडर द फॉलोइंग स्टैटिस्टिकल टेस्ट। ये आपको 4 तरह के टेस्ट देखे, इनमें से बताना कौन सा पैरामीट्रिक टेस्ट है। तो पैरामीट्रिक टेस्ट की अगर मैं बात करता हूं तो आपका एफ टेस्ट पैरामीट्रिक है, टी टेस्ट पैरामीट्रिक है, जेड टेस्ट पैरामीट्रिक है, काय स्क्वायर ये आपका नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है। तो आंसर आएगा 1, 2 एंड 3, सी ऑप्शन। लो जी 197 आपको मैचिंग करना है इसको। सबसे पहले बात आएगी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है वो क्या, टाइप 1 एरर। टाइप 1 एरर को जनरली यहां पे हम बोल देते हैं ओके। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, स्टैंडर्ड एरर। आगे न्यूमेरिकल वैल्यू जो डिस्क्राइब करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशन, इसको बोलते हैं पॉपुलेशन के पैरामीटर। ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन जो है वो है आपकी कौन सी, जहां सैंपल मीन इज इक्वल टू द पॉपुलेशन मीन। जब सैंपल मीन इक्वल है पॉपुलेशन मीन के, तो हम बोलते हैं कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो कैसी है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो 197 का आएगा बी ऑप्शन। आगे बोलता है इफ देयर इज 8 पॉसिबल क्लास अंडर कंसीडरेशन फॉर ए गुडनेस ऑफ फिट। अगर मान लो 8 जो है वो पॉसिबल क्लासेस है, ठीक है, द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो क्या होगा। तो यहां पे नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम कंप्यूट नहीं कर सकते क्योंकि इंफॉर्मेशन जो है हमारे पास कंप्लीट नहीं है, ठीक। आगे आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स फॉर व्हिच द वैल्यू ऑफ द न्यूमरेटर शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन द दैट ऑफ डिनोमिनेटर। तो कौन सा टेस्ट होता है जहां पे आपके न्यूमरेटर की वैल्यू जो है वो हमेशा ही क्या आएगी, ज्यादा आएगी, किससे, डिनोमिनेटर से। तो वो होता है कौन सा, एफ टेस्ट, बी। Which of the following test can be applied in the ordinal scale data? इनमें से कौन से टेस्ट को हम लोग जो है वो क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं किसमें, ऑर्डिनल स्केल डेटा के अंदर। तो इसमें से हम किसको ऑर्डिनल स्केल डेटा के अंदर जो है अप्लाई करते हैं, किसको, हम काय स्क्वायर को लगाते हैं, हम क्रूसियल वॉल्यूम टेस्ट को लगाते हैं, और ये विलिकोसन मैन विटने टेस्ट को लगाते हैं। तो बेसिकली जो नॉन पैरामीट्रिक है इनको लगाते हैं। जेड टेस्ट जो है वो पैरामीट्रिक नेचर का टेस्ट है। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 1, 3 एंड 4, सी। Which of the following test can be based? इनमें से कौन सा टेस्ट जो है वो बेस्ड है किसके ऊपर, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। तो कौन सा टेस्ट बेस्ड है, अगर बात करते हैं इनमें से, तो सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन इंडिपेंडेंट मींस, ये भी आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें हमारी असम्पशन होती है। डिफरेंस बिटवीन डिपेंडेंट मींस, इसमें भी डिफरेंस बिटवीन द प्रोपोर्शन, इसके अंदर भी। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों के अंदर जो है, ये तीनों के तीनों जो है वो बेस्ड है किसके ऊपर, हमारे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे। आंसर आएगा डी। आगे
फ्रॉम द फॉलोइंग, ये आपको यहाँ पे कुछ डेटा जो है वो दिया हुआ है, ओके, और इसके बेस पर बोलता है फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई करो वन सिचुएशन जहां पे एफ टेस्ट कैन नॉट बी यूज, जहां पे एफ टेस्ट को हम यूज नहीं करते। तो एफ टेस्ट को इस्तेमाल करते हैं दो पॉपुलेशन मीन को कंपेयर करने में, इसको हम यूज करते हैं दो पॉपुलेशन वेरिएंस को कंप्यूट करने में, इसको हम यूज करते हैं स्टडी करने में रैंडमाइज ब्लॉक्स डिजाइन को। लेकिन ये जो है बी ऑप्शन, इसके लिए टू टेस्ट द हाइपोथेसिस अबाउट अ सिंगल पॉपुलेशन वेरिएंस, इसके लिए हम एफ टेस्ट का यूज नहीं करते। टू पॉपुलेशन वेरिएंस को अगर मान लो आपने चेक करना है ना, अगर उनमें आपको कंपेयर करना है तो उसके लिए आप एफ टेस्ट का यूज करते हो, लेकिन सिंगल पॉपुलेशन वेरिएंस को जो है वो टेस्ट करने के लिए आप इसको यूज नहीं करते। Which statistical test, इनमें से कौन सा statistical test है should be applied to test the effectiveness of the special coaching on the marks scored by the student? अगर आपको जो है वो ये चेक करना हो कि स्पेशल कोचिंग का जो है वो स्टूडेंट के मार्क्स पे क्या इंपैक्ट पड़ा, तो उसके लिए आप कौन सा टेस्ट जो है वो यूज करते हो, तो उसके लिए आप स्टूडेंट टी टेस्ट को यूज करोगे। पेयर टी टेस्ट जो है आपका ये ए। द टर्म 1 माइनस बीटा इज कॉल्ड, जो टर्म है 1 माइनस बीटा ये है आपकी पावर ऑफ टेस्ट। आगे एरिया जो होता है अंडर द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कवर्ड विद इन मीन प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन, उसकी जो है वो कितने एरिया को जो है वो कवर करता है, तो ये 99.73% एरिया को जो है वो कवर करता है। सी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन इज वेरी क्लोज टू द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो वेरी क्लोज होता है टू द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जब क्या हो, जब आपकी पॉपुलेशन क्या हो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है, या फिर अगर आपकी पॉपुलेशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट नहीं है लेकिन सैंपल का साइज जो है वो बहुत ही क्या है, लार्ज है, जो पॉपुलेशन के लगभग बराबर है। तो आंसर आएगा सी, बोथ ए एंड बी। एफ टेस्ट इज यूज्ड टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन, एफ टेस्ट को यूज करते हैं क्या करने में, एफ टेस्ट को इस्तेमाल करते हैं हम यहाँ पे डिफरेंस चेक करने में बिटवीन द टू सैंपल मीन या मोर देन टू सैंपल मीन, ठीक है, या वेरिएंस ऑफ टू सैंपल मीन। तो इसको हम यूज करते हैं किसके लिए, मोर देन टू सैंपल मीन के लिए या वेरिएंस ऑफ टू सैंपल के लिए। तो आंसर जो आएगा इसका डी। फॉर टेस्टिंग द हाइपोथेसिस, आपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है, ओके, और आपने यहाँ पे नल हाइपोथेसिस किया m1 इक्वल टू m2 और अल्टरनेट हाइपोथेसिस है m1 इज लेस देन m2। तो क्रिटिकल वैल्यू ऑफ z एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस व्हेन द साइज ऑफ सैंपल इज मोर देन 30, तो मतलब z टेस्ट हो गया ना, तो यहाँ पे 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के ऊपर जो है वो आपको बताना है क्रिटिकल वैल्यू ऑफ z जो है वो कितनी होगी। तो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के ऊपर जो क्रिटिकल वैल्यू ऑफ z है वो 1.96 है। Which of the following statement are true for the standard normal curve? अगर बात करें तो स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व का, तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है उसके रिगार्डिंग क्या है, ट्रू है, वो बताना आपको। तो पहला, स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व हमेशा कैसा होता है, सिमेट्रिकल नेचर का है। क्या वो नॉन सिमेट्रिकल है? नो, स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व कैसा होता है, सिमेट्रिकल, तो आएगा 1। The curve of normal distribution is dash the horizontal axis. The curve जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का वो क्या होता है, यूनिमोडल होता है। यूनिमोडल मतलब उसमें एक ही मॉडल वैल्यू होती है, ए। Most business and the economic variable are of continuous nature and their behavior is best described by, किस कंटिन्यूस कर्व के द्वारा जो है उसको हम डिस्क्राइब करते हैं, तो वो होता है बेल शेप नेचर का। जितने भी बिजनेस और इकोनॉमिक वेरिएबल है वो कंटिन्यू नेचर के होते हैं और उनका जो बिहेवियर है उसको हम बेल शेप्ड कंटिन्यूस कर्व से जो है वो क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। सी द डैश ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन occur on the x axis at a point where the curve can reach the maximum height, कहां पे होता है, तो ये जो है वो होता है कहां पे, मीन पे। द मीन जो होता है ना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वो अकर होता है एट एक्स एक्सिस एट ए पॉइंट जहां पे कर्व जो है वो रीच करता है किसको, मैक्सिमम हाइट को, मीन। अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर जो है आपको इन स्टेटमेंट्स को जो है वो क्या करना है, अरेंज करना है। ओके, सबसे पहले जो है वो क्या होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कवर किया इंग्लिश मैथमेटिशियन डी मूवरे ने, जी बिल्कुल सही बात है। उसको फिर रीडिस्कवर किया और अप्लाई किया साइंस के अंदर, बोथ नेचुरल एंड द सोशल एंड ऑन पैरोशियल अफेयर्स बाय द लैप्लेस, ये भी सही है। और उसके बाद में फिर जो है वो आया कार्ल गॉस, उसने क्या किया, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वर एक्सटेंसिवली डिराइव्ड एंड यूटिलाइज्ड बाय द कार्ल गॉस, ये भी सही है। तो ये तीनों सीक्वेंस के अंदर है। सबसे पहले इसको जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसको डिस्कवर करने वाला कौन था, डी मूवरे। उसके बाद में इसको अप्लाई किया साइंस के अंदर, नेचुरल में भी और सोशल के अंदर भी, वो किसने, लैप्लेस ने। और फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सटेंसिवली जो है वो यूज करने वाला और यूटिलाइज करने वाला जो है वो कौन था, कार्ल गॉस था। तो आंसर ये सीक्वेंस के अंदर ही दे रखे, आंसर आएगा ए। आगे, टोटल वैल्यू ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द एवरेज वैल्यू प्लस माइनस 1.96 टू द स्टैंडर्ड डेविएशन, ये कितने परसेंट एरिया को कवर करता है, 95% एरिया को, बी। What proportion of the area of the normal curve is included in ये मीन, 2 मीन, 3 मीन, तो ये आपको बताना है। स्टैंडर्ड डेविएशन
टू स्टैंडर्ड डेविएशन, थ्री स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अगर हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो नॉर्मल कर्व के अंदर जो है ये हम इसको लेके चलते हैं मीन के अंदर। अगर प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन करते हैं, प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन करते हैं, प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन करते हैं, तो 1 करेंगे तो वो 68.27% एरिया को कवर करेगा, 2 करेंगे तो 95.45% एरिया को कवर करेगा और 3 करेंगे तो 99.73% एरिया को कवर करेगा। सी द शेप ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट डिपेंड करता है किसके ऊपर? शेप जो है स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट की वो डिपेंड करती है मीन पे भी और स्टैंडर्ड डेविएशन पे भी। जहां पे मीन आपका 0 हो, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो क्या हो 1, तो आएगा आंसर क्या? मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं 1 एंड 2 ए। आगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन सक्सेसिव ट्रायल आर टेकन विदाउट रिप्लेसमेंट? इनमें से कौन से डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो सक्सेसिव ट्रायल होते हैं उनको हम विदाउट रिप्लेसमेंट जो है वो लेते हैं? तो वो होता है कौन सा? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बी। Dash refer to devising a representation in a small and simplified form of a system which can be manipulated to gauge the effect। तो किसको हम यूज करते हैं? तो इसके लिए बेसिकली हम लोग सिमुलेशन टेक्निक को यूज करते हैं। तो सिमुलेशन को यूज करते हैं क्या? रिप्रेजेंट करने के लिए इन ए स्मॉल एंड सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ ए सिस्टम व्हिच कैन बी मैनिपुलेटेड टू गेज द इफेक्ट। सिमुलेशन मतलब सिमिलरिटी लेके आएंगे कि होल पॉपुलेशन को के जैसे कैरेक्टरिस्टिक उसके अंदर होंगे हमारे। Which kind of research is conducted to understand and resolve one own problem? प्रॉब्लम को जो है वो अंडरस्टैंड और उसको रिजोल्व करने के लिए किस तरह की रिसर्च को हम लोग जो है वो यूज करते हैं? तो वो होते हैं अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग रिसर्च, बी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन स्टैटिस्टिकल रिसर्च? इनमें से कौन सी जो है वो आपकी क्या है? नॉन स्टैटिस्टिकल रिसर्च है। तो आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग और जो अप्लाइड है ये तो आपकी स्टैटिस्टिकल है। तो क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो आपकी कौन सी है? नॉन स्टैटिस्टिकल रिसर्च, ये। एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे हम कितने परसेंट कॉन्फिडेंट होते हैं कि हमारा आंसर जो है वो क्या होगा? करेक्ट होगा? तो वो होता है 95% हम कॉन्फिडेंट होते हैं। और 5% हमारे पास में जो है वो क्या होता है कि हो सकता है कि 5% तक चांसेस है कि हमारा आंसर सही ना हो। The dash is a set of value of testing static for which the null hypothesis is rejected in a hypothesis testing। तो कौन सा होता है? तो वो क्रिटिकल रीजन भी हो सकता है और रिजेक्शन रीजन भी हो सकता है। आंसर आएगा सी, इधर ए और बी। Probability of rejecting the null hypothesis when it is true is called। Probability of rejecting the null hypothesis, ट्रू था उसको हमने रिजेक्ट कर दिया, तो ये क्या है? ये है आपकी टाइप 1 एरर। Which one among the following is a small sample? किसको स्मॉल सैंपल बोलेंगे? तो 5 भी स्मॉल सैंपल है, 29 भी स्मॉल सैंपल है, 30 या 30 से नीचे वाले जो है स्मॉल है, 30 से ऊपर वाला लार्ज सैंपल टेस्ट होता है। तो आंसर आएगा डी। गुडनेस ऑफ फिट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन उसको टेस्ट करते हैं किससे? विद द हेल्प ऑफ द काई-स्क्वायर टेस्ट। जेड टेस्ट इज क्लोजली रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट? जेड टेस्ट जो है वो क्लोजली रिलेटेड है किस टेस्ट से? तो जेड टेस्ट जो है रिलेटेड है किससे? टी टेस्ट से। जनरली टी टेस्ट के अंदर हम जेड टेस्ट वाले असम्पशंस को जनरली लेके चलते हैं। जेड टेस्ट इज बेटर यूज व्हेन स्मॉल साइज, जब स्मॉल साइज जो है वो क्या हो? मोर देन 30 हो, या सैंपल का साइज जो है वो क्या हो? 30 से ज्यादा हो। तो 227 का आएगा सी। अकॉर्डिंग टू ये क्रूशियल वॉलिस एच टेस्ट वेरिएबल शुड बी मेजर विद, वेरिएबल को जो है वो मेजर करते हैं किससे? वो होता है कंटिन्यूअस लेवल, बी। In dash, a hypothesis should explain all sufficient fact needed to understand the problem। तो किसमें? एम्पिरिकल रेफरेंस के अंदर हम लोग जो है वो क्या करते हैं? हाइपोथेसिस जो होता है वो एक्सप्लेन करता है all sufficient fact needed to understand the problem। एक मिनट, क्या हो गया इसको? एम्पिरिकल। आगे, इफ ए सैंपल रिजल्ट फेल, अगर सैंपल का रिजल्ट फेल हो गया टू सपोर्ट द नल हाइपोथेसिस वी मस्ट कंक्लूड दैट समथिंग एल्स इज ट्रू व्हिच इज टर्म्ड एज। तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो वो है जी हमारा कौन सा? अल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस ट्रू होगा तभी हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो क्या हो गया? फॉल्स हो गया, सी। नल हाइपोथेसिस ऑलवेज, नल हाइपोथेसिस जो है वो हमेशा क्या होता है? स्पेसिफिक नेचर का होता है, जबकि अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो है वो अपने को अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है वो शो करता है, ए। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग द टाइप 1 एरर। इफ द कैलकुलेटेड वैल्यू इज इक्वल, अगर कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो क्या है? इक्वल है या लेस देन है द टेबल वैल्यू से, तो नल हाइपोथेसिस को हम क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन अगर कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो क्या आ गई? ग्रेटर हो गई, क्या होगी? ज्यादा आ गई किससे? टेबल वैल्यू से, तो हम हाइपोथेसिस को क्या कर देंगे? रिजेक्ट। तो आंसर आएगा ए। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप इन सीक्वेंस फॉर कैलकुलेशन ऑफ द टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर द लार्ज सैंपल। इसको आपको जो है वो अरेंज करना है। तो लार्ज सैंपल के सबसे पहले हम लोग जो है वो क्या करते हैं? स्टेट करते हैं नल हाइपोथेसिस को, यस। इसके बाद डिटरमाइन करते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, यस। फिर हम लोग जो है वो क्या करते हैं? कंप्यूट करते हैं स्टैटिक्स को,
यस, फिर कंप्यूट करते हैं क्रिटिकल वैल्यू ऑफ टेस्टिंग द वैल्यू ऑफ जेड, यस, और फिर कंपेयर करते हैं द वैल्यू ऑफ जेड टेस्ट स्टैटिक्स विद द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ द क्रिटिकल वैल्यू से, टेबल वैल्यू से, और फिर हम जो है वो क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। 5, तो आंसर आएगा 1 3 2 4 5 सी। आगे, इन दी एप्लीकेशन ऑफ द काई स्क्वायर विच ऑफ द स्टेटमेंट कैन बी करेक्ट, इनमें से बताना कौन से स्टेटमेंट जो है वो क्या है जी करेक्ट है। पहला बोलता है नो थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी शुड बी स्मॉल सिंस इन द डेरिवेशन ऑफ द काई स्क्वायर क्वांटिटी अजम्पशन आर मेड। बोलता कोई भी थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी जो है शुड बी स्मॉल नहीं होनी चाहिए, ऐसा होता है क्या? नहीं, सही है, तो गलत है आपका। फिर द कंस्ट्रेंट, जो कंस्ट्रेंट कंडीशंस होती है इंपोज ऑन सेल फ्रीक्वेंसी मस्ट बी लीनियर होनी चाहिए जी, ये बात बिल्कुल सही है। आगे, रीग्रुप द फ्रीक्वेंसी व्हेनेवर सम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी वाज स्मॉल, अगर मान लो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी छोटी है तो उसको रीग्रुपिंग करते हैं जी, ये करेक्शन और ये सब लगा के। करेक्शन इज नीडेड व्हेन सम सेल फ्रीक्वेंसी आर स्मॉल लेस देन 5 जी, बिल्कुल सही बात है, तो आंसर आएगा क्या? 2 3 एंड 4। चलो जी आगे, if a number of chi-square value has been obtained from a number of sample similar data, then because of the additive nature of the chi-square we can combine the various values of the chi-square by just क्या करके, just simply adding them, उनको add करके हम जो है वैल्यू कंप्यूट कर लेते हैं। शेप ऑफ द टी डिस्ट्रीब्यूशन लूज इट्स फ्लैटनेस व्हेन, जो टी डिस्ट्रीब्यूशन है वो अपनी फ्लैटनेस को जो है वो क्या कर जाएगा, लूज कर जाएगा, कब? व्हेन एज द सैंपल साइज गेट्स लार्जर। ए, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी कंसीडर्ड इन द रिपोर्ट राइटिंग, इनमें से किसको हम रिपोर्ट राइटिंग के अंदर जो है वो कंसीडर करते हैं? तो रिपोर्ट राइटिंग जब हम बनाएंगे तो रिपोर्ट का एक स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर कंटेंट होगा, प्रेजेंटेशन होगा, यूज ऑफ इंग्लिश, स्टाइल, डायरेक्ट प्रेजेंटेशन, ये सब कुछ हम लेके चलते हैं, तो आंसर आएगा क्या? ऑल ऑफ दीज। असर्शन बोलता है द पैरामीटर ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आर द मीन एंड द वेरिएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, जो पैरामीटर होते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के वो क्या होते हैं? मीन है या फिर वेरिएंस है। अच्छा जी, तो ये बात तो एकदम करेक्ट है। फिर बोलता है मीन डिफाइन करता है वेयर द पीक ऑफ द कर्व अकर, ये तो अभी हमने पढ़ा भी था, मीन जो है वो डिफाइन करेगा कि पीक कहां पे होगा, और वेरिएंस डिफाइन करता है द स्प्रेडनेस ऑफ द कर्व, ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है, तो आंसर जो आएगा इसका वो क्या आएगा? ए। असर्शन दे रखी है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज ए सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या है जी? एक सिमेट्रिक नेचर का डिस्ट्रीब्यूशन है, ऐसा है क्या जी? बिल्कुल, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक होता है। मैक्सिमम ऑर्डिनेट डिवाइड करता है ग्राफ को इनटू 2 इक्वल पार्ट जी, ये बात भी बिल्कुल एकदम सही है, क्योंकि वो बीच में से उसको अगर फोल्ड करेंगे तो वो पूरे को ढक लेगा उसको, तो आंसर जो आएगा इसका वो क्या आएगा? ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू। असर्शन बोलते हैं इन ए टू टेल टेस्ट देयर आर 2 रिजेक्शन रीजन, टू टेल टेस्ट के अंदर जो है वो हमारे क्या होते हैं? 2 रिजेक्शन रीजन होते हैं, ऐसा होता है क्या जी? बिल्कुल सही बात, टू टेल में दोनों तरफ जो रिजेक्शन रीजन रहेंगे। आगे बोलता है ए टू टेल टेस्ट रिजेक्ट करेगा नल हाइपोथेसिस को इफ द सैंपल वैल्यू इज ईदर मोर और लेस देन द हाइपोथेसिस वैल्यू, ऐसा होता है क्या? नहीं सर, अगर सैंपल की वैल्यू जो है वो मोर आती है तो हम बोलेंगे कि आपका जो हाइपोथेसिस है वो सही नहीं है, ये इधर मोर और लेस वाली बात जो है ये सही नहीं है, तो ये तो आपका गलत हो गया, तो आंसर आएगा क्या? असर्शन ट्रू है बट रीजनिंग फॉल्स है, बी। असर्शन दे रखी है, बोलता सैंपलिंग थ्योरी फॉर द लार्ज सैंपल इज नॉट एप्लीकेबल इन स्मॉल सैंपल, सैंपलिंग थ्योरी जो है लार्ज सैंपल की वो स्मॉल सैंपल के ऊपर जो है वो एप्लीकेबल नहीं होती, ऐसा है क्या जी? बिल्कुल सही बात है, जो लार्ज सैंपल वाली थ्योरी स्मॉल सैंपल में एप्लीकेबल नहीं है। आगे फिर बोलता है व्हेन sample are small we cannot assume that the random sampling distribution is approximately normal or that the sample value are approximately equation to those of the parent universe, ऐसा होता है? नहीं सर, हम हमेशा एज्यूम करते हैं कि जो रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या है? नॉर्मल है और वो पॉपुलेशन के बराबर है, तो ये कैन नॉट वाली चीज है वो गलत हो गई, तो ये आपका रॉन्ग हो गया, तो आंसर आएगा असर्शन ट्रू है बट रीजनिंग इज फॉल्स, बी। आगे the critical reason is a set of value for testing statistics for which the null hypothesis is rejected in the hypothesis test, बोलता है जो critical reason है वो set of values होता है for testing the statistics के लिए जहां पे null hypothesis को reject करते हैं in the hypothesis test, ऐसा होता है क्या जी? बिल्कुल। फिर बोलता है critical reason correspond to the range of value of the stats which according to the test require the hypothesis to be rejected, critical reason वही तो होता है जहां पे हमारा जो hypothesis है वो क्या होता है? रिजेक्ट होता है, ये भी एकदम सही है, तो आंसर आएगा ए, both A and R are true। आगे असर्शन दे रखिए टाइप 1 एरर आर जनरली कंसिडर्ड टू बी मोर सीरियस देन द टाइप 1, टाइप 1 एरर आर जनरली कंसिडर्ड टू बी मोर सीरियस देन द टाइप 2 एरर, ऐसा होता है? टाइप 1 एरर जो है वो थोड़ी ज्यादा सीरियस है किससे? टाइप 2 से, ठीक है। टाइप 1 एरर इंप्लाई रिजेक्शन ऑफ द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू, टाइप 1 एरर होता है जब हम क्या करते हैं? नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं जब वो क्या होता है? ट्रू, तो ये भी क्या है? सही है, तो दोनों बातें एकदम क्या है? करेक्ट है। आगे
एनोवा जो है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस कैसे होता है, इज एन एनालिसिस टूल है जिसको यूज करते हैं इन द स्टैटिक्स दैट स्प्लिट करता है एग्रीगेट वेरिएबिलिटी को फाउंड इनसाइड ए डेटा सेट। बिल्कुल सही बात है, ये दोनों को अलग अलग करता है। द सिस्टमैटिक फैक्टर हैव ए स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस ऑन एन गिवन डेटा सेट बट द रैंडम फैक्टर डू नॉट। ये बात भी बिल्कुल सही है, तो आंसर आएगा ए। क्रूशियल वॉलिस एच टेस्ट इज एन ओमनिबस टेस्ट है जो ऑफ द स्टैटिक्स एंड कैन नॉट टेल यू स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन प्रेजेंट। जी ये बात एकदम करेक्ट है। एज सैंपल साइज इंक्रीज, जैसे सैंपल साइज बढ़ेगा तो जो क्रूशियल वॉलिस टेस्ट है टेंड्स टू जेड डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा होता है क्या? नहीं सर, ये गलत है। तो इसके अंदर आएगा क्या? बी ऑप्शन। अंडर द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी ऑफ द सक्सेस रिमेन कांस्टेंट। बोलता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होती है जी? आपकी कांस्टेंट है। बिल्कुल सही बात है। फिर बोलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर आल्सो रिमेन कांस्टेंट अंडर द बाइनोमियल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है, तो आंसर आएगा ए। आगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है वो बेल शेप कर्व होता है वेयर मीन, मीडियन एंड द मोड आर इक्वल टू ईच अदर। ये बात बिल्कुल क्या है? करेक्ट है, तीनों बराबर होते हैं। एज अ सैंपल साइज इंक्रीज ऑल सैंपल टेस्ट टेंड्स टू मर्ज विद द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये बात भी बिल्कुल सही है। जैसे जैसे सैंपल साइज को बढ़ाएंगे तो जितने भी स्मॉल सैंपल टेस्ट जो हैं वो क्या हो जाएंगे? मर्ज हो जाएंगे किसमें? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। एक मिनट, एज अ सैंपल साइज इंक्रीज ऑल सैंपल टेस्ट, जितने भी स्मॉल सैंपल टेस्ट है वो मर्ज होंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। नहीं, ये बात गलत है। तो आंसर जो आएगा 248 का वो क्या आएगा? ए। आगे ये मैचिंग करना था आपको। कंटीजेंसी टेबल की अगर बात करें, इट इज यूज्ड टू रिकॉर्ड एंड एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल और मोर वेरिएबल, बेसिकली कैटेगोरिकल वेरिएबल। इसका 4 हो गया। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट की अगर बात करूं तो ये डू नॉट डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन। आगे पैरामीट्रिक टेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये द नंबर एंड द नेचर ऑफ पैरामीटर आर फिक्स्ड इन एडवांस। और एफ टेस्ट की बात करें तो ये स्टैटिस्टिकल टेस्ट है इन विच नल हाइपोथेसिस ट्रू एंड द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स हैज द एफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो 250 का जो है वो आएगा क्या? बी। आगे यूनिमॉडल की अगर बात करते हैं तो क्या? जब कर्व के अंदर सिंगल पीक डिस्ट्रीब्यूशन था उसका बोलते हैं यूनिमॉडल, एक ही टॉप जो फिगर होती है उसमें। फिर डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी की अगर मैं बात करूं, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या? द डिस्ट्रीब्यूशन दैट कैन टेक ए लिमिटेड नंबर ऑफ वैल्यू विच कैन बी लिस्टेड, तो उसको बोलते हैं डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी। और कंटीन्यूअस की बात अगर करें तो कंटीन्यूअस प्रोबेबिलिटी क्या होती है? वेयर वेरिएबल इज अलाउड टू टेक एनी वैल्यू विद इन द गिवन रेंज डिस्ट्रीब्यूशन, उसको बोलते हैं कंटीन्यूअस प्रोबेबिलिटी। तो इसी का जो है वो आएगा जी आपका क्या? थर्ड। लो जी, ये हो गया आपके 251 क्वेश्चन। इसका आंसर जो है वो है ए। ओके, तो ये 251 क्वेश्चन हो गए। इसको आप लगाइए, एग्जाम में जाने से पहले कम से कम 2 बार इनको जरूर करके जाइएगा। पूरा का पूरा आपका ये बढ़िया तरीके से कवर हो जाएगा। ओके, इसकी रिवीजन वीडियोस भी हमने डाली हुई है तो उसको भी आप करके जाना, ठीक है ना। दोनों पार्ट में डाले हुए हैं, एप्लीकेशन पे भी है और आपके यूट्यूब के ऊपर भी है। ओके, तो उनको आप करके जाइएगा। तो उम्मीद करता हूं बहुत मदद मिलेगी आपको इससे, ठीक है। और इसका जो पीडीएफ है सॉल्यूशन का वो मैं डाल दूंगा अपने टेलीग्राम के ऊपर, तो आप वहां से देख लेना। ओके, अब इसके अलावा एक इनकम टैक्स रह गया, वो कल डाल देंगे। और फिर रह गया आपका मैनेजमेंट वाला टॉपिक यूनिट 6 का, तो वो परसों डाल देंगे। ओके, चलो आप ये कीजिए, बाकी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।